हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच यकीन नीट 2.0 के अंदर। और मेरे भाई, अगर आप मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप एंड अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेस ब्यूटीफुल सेशन अप। आज हम मियोसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग ऑलरेडी माइटोसिस को खत्म कर चुके थे, कैरियोकाइनेसिस को यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज को हम लोग समझ चुके थे, एंड देन आफ्टर साइटोकाइनेसिस को भी हम लोग देख चुके थे कि प्लांट में जो सेल डिवीजन है वो कैसे होता है, एंड एनिमल सेल का सेल डिवीजन कैसे होता है, यानी फरो फॉर्मेशन मेथड एज वेल एज हम फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन मेथड को जान चुके थे। माइटोसिस एकदम हमारे टिप्स पे हो चुकी थी, काफी सारे सवाल हम लोग क्लास में लगा चुके थे, एंड नाउ इट इज टाइम टू क्रैक मियोसिस, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। माइटोसिस की काफी सारी नॉलेज आपको यहां पर काम आ रही होगी और बहुत आसानी से आपका ये जो टॉपिक है क्रैक हो रहा होगा। आने वाले टाइम में आप मियोसिस से जुड़ा हुआ हर एक क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के सॉल्व कर रहे होंगे। ये मेरा वादा नहीं, मेरा दावा है मेरे भाई। आज का सेशन बहुत प्यारा होने वाला है, बहुत अमेजिंग होने वाला है, बिकॉज आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो आपके 11th क्लास की जर्नी में तो आपकी हेल्प करेगा ही, लेकिन आपके 12th क्लास के कॉन्सेप्ट्स को भी अभी से बूस्ट कर देगा। चाहे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर पढ़ रहे हो, चाहे आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हो, आज का टॉपिक आपको हर जगह पर दिखाई देगा, हर जगह पर काम आएगा। तो आज आराम से बैठ करके आपको अपने वीपू भाई की बात सुननी है और जो भी मैं लिखवाऊं उसे साथ साथ नोट कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है। क्वेश्चंस सारे के सारे क्लास में ही अटेम्प्ट कर लेने हैं, एंड उसके बाद निश्चिंत होकर के अपने पूरे दिन का बचा हुआ काम आपको निपटाना है। ऑल राइट एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू दिस सेशन, सुस्वागतम। मेरे सभी भाई बहनों का इस सेशन में स्वागत है। एक बार फटाफट लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए या फिर तारा रारा इन द चैट सेक्शन अगर आपका माइटोसिस का यहां तक का सारा कार्यक्रम निपट चुका है, अगर आप माइटोसिस एकदम बढ़िया तरीके से जान चुके हैं, तो एक बार अपना रिस्पॉन्स जो है चैट सेक्शन में जाहिर कर दीजिए, जिससे आपके बड़े भाई को खुशी महसूस हो और मैं उस खुशी से इस सेशन को बहुत अच्छा बना सकूं, बहुत पावरफुल बना सकूं, एंड आप के मियोसिस की डिस्कशन स्टार्ट करा सकूं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं मेरे भाई, सबसे पहले हम माइटोसिस का एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। मुझे बताइए भैया, माइटोसिस को प्यार से क्या कहा था हमने? सर, माइटोसिस को हमने प्यार से कहा था इक्वेशनल डिवीजन। क्या सभी को याद है? माइटोसिस जो था इसे हम प्यार से क्या कह रहे थे? इक्वेशनल डिवीजन कह रहे थे। और मैंने आपको कहा था भैया, ये जो इक्वेशनल शब्द है इसमें घुस जाओ सर पे सरसों का तेल लगा करके। तो इक्वेशनल शब्द में हमें क्या छुपा हुआ दिखाई दे रहा था? इक्वेशनल शब्द में हमें इक्वल छुपा हुआ दिखाई दे रहा था। यानी यहां पर जो पेरेंट सेल हैं उसकी दो डॉटर सेल्स बनेंगी, एक सेल के फटने से दो सेल्स बन जाएंगे और दोनों सेल्स एकदम सेम टू सेम होंगे पेरेंट की तरह। क्या इसे इक्वेशनल डिवीजन कह रहे थे? बिल्कुल कह रहे थे गुरुजी। यहां पर समझ लीजिए आपके पास है पेरेंट सेल, यहां पे आपके पास है पेरेंट सेल, ठीक है? ये बाल खड़े कर देते हैं भाई के, ये पेरेंट सेल है। यस, इस पेरेंट सेल की डिवीजन से क्या हुआ मेरे भाई? इस पेरेंट सेल की डिवीजन से दो डॉटर सेल बन गई, दो डॉटर सेल बन गई गुरुजी। तो एक डॉटर सेल यहां पर बना लेते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे फिर कॉपी करके। ये आपकी डॉटर सेल बन गई गुरुजी। क्या ऐसी दो डॉटर सेल्स बनती हैं? एकदम बनती हैं गुरुजी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई पंगे वाली बात नहीं है। ये आपको देखने को मिला, ये आपको जानने को मिला, आपकी एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनी। इस दौरान क्या हुआ था? आपका ये जो पेरेंट सेल था, लेट से इसके पास 50 रुपए हैं और ये पिता जो है ये चाहता है इसकी दोनों बेटियों के पास भी 50-50 रुपए पहुंचे। तो बीच में पिताजी क्या कर लेंगे? इसके पास जितना भी कंटेंट है उसे डबल कर लेंगे। बिल्कुल कर लेंगे। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर इनके पास जितना भी कंटेंट था वो डबल हो गया। तो पिताजी के पास कितने रुपए हो गए? 100 रुपए हो गए। ये जो कंटेंट डबल होने की प्रक्रिया है ये कहां पर हुई थी? क्या गुरुजी ये एस फेज में बताई थी आपने? बिल्कुल बताई थी भाई मैंने, मुझे याद है। एस फेज में आपका ये जो कंटेंट है डबल हो गया था। तो पेरेंट सेल के पास अगर 50 रुपए थे, इसके पास अब 100 रुपए हो गए और इस 100 रुपए को आपने क्या कर दिया? आधा आधा बांट दिया दोनों डॉटर सेल्स के अंदर। तो क्या दोनों डॉटर सेल में 50-50 रुपए पहुंच गए? यस गुरुजी, दोनों डॉटर सेल में 50-50 रुपए पहुंच गए। अब मेरी बात आराम से सुनिएगा। क्या मैं कह सकता हूं कि ये दोनों की दोनों डॉटर सेल्स जो है ये आपस में मिलती जुलती हैं? क्या इन दोनों के पास 50-50 रुपए हैं? यस सर, आप कह सकते हो।
दूसरी बात, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो दोनों डॉटर सेल्स हैं ये पेरेंट से भी सिमिलर हैं? पेरेंट में जितना कंटेंट था उतना ही कंटेंट डॉटर सेल में भी पहुंचा है, तो क्या ये पेरेंट से भी सिमिलर है? बिल्कुल है। क्या इस बात को आप लिख सकते हो? यस, आप लिख सकते हो बोथ डॉटर सेल्स आर similar to each other. Both daughter cells are similar to each other and are also similar to the parent cell. जितना कंटेंट आपके पेरेंट सेल के अंदर था सेम उतना ही कंटेंट आपको दोनों डॉटर सेल में भी देखने को मिला। तो क्या ये सारे के सारे सेल्स ऑलमोस्ट सेम सा कंटेंट लेकर बैठे हैं? यस सर, इसीलिए इसे क्या कहा? इक्वेशनल डिवीजन या इक्वल डिवीजन कहा। देयरफॉर आपका माइटोसिस जो है इसे क्या कहा जाता है? देयरफॉर माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। इसीलिए माइटोसिस को हम लोगों ने क्या कहा था? इक्वेशनल डिवीजन कहा था। यहां तक की बात हम सभी लोग जानते हैं और बहुत पहले से जानते हैं, पर हमने जस्ट एक यहां पर रिकैप ले लिया है, हमने जस्ट यहां पर एक छोटा सा रिवीजन कर लिया है, क्योंकि रिवीजन करना कोई बुरी बात नहीं है। इनफैक्ट हमें तो टाइम खुद से लगा करके रिवीजन करना चाहिए। यहां पर तो मैंने ही आपको सारी की सारी चीजें रिपीट करवा दी हैं। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि सारी बातें हमें पता है। बस ये एंड की जो 2 लाइनें हैं इनका आप नोट बना सकते हो चाहो तो। अब मेरे भाई माइटोसिस से मियोसिस कैसे अलग है? आराम से देखिए, माइटोसिस से मियोसिस कैसे अलग है। ये जो मियोसिस है, यहां जब आपका सेल डिवाइड कर रहा होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाएंगे। आधे हो जाएंगे यानी कम हो रहे हैं। कम को इंग्लिश में रिड्यूस कहा जाता है, तो हम क्या कहेंगे? मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहेंगे। इसे प्यार से क्या कहा जाता है? रिडक्शनल डिवीजन। और मेरे भाई अगर इसे रिडक्शनल डिवीजन कहा तो सर पे सरसों का तेल लगा के इसके नाम में घुस जाइए मेरे भाई। क्या देखने को मिला आपको यहां पर शब्द? आपको यहां पर देखने को मिला रिड्यूस। तो आप क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ इन डॉटर सेल्स। जो बच्चियां हैं, छोटी छोटी डॉटर सेल्स जो बनी हैं, इनमें मेरे भाई आपका आधे ही क्रोमोसोम पहुंचेंगे। क्रोमोसोम का नंबर क्या हो चुका है? आपका रिड्यूस हो चुका है। और ये रिड्यूस क्यों हुआ है? आराम से सुनिएगा मेरे भाई। यहां पर क्या होता है? बहुत गौर से सुनिएगा। ये आपका पेरेंट सेल है ना? ये आपका क्या है? पेरेंट सेल है। कोई बात नहीं, कॉपी नहीं हो रहा है, बहुत ढीठ पेरेंट सेल है, हम नया बना लेंगे। ये आपका पेरेंट सेल है। इस पेरेंट सेल को अब क्या बनानी है? डॉटर सेल्स बनानी है। लेकिन यहां पे मियोसिस में क्या हो रहा होता है? ये जो एक पेरेंट सेल है इससे 4 डॉटर सेल्स बनती है मेरे भाई। एक से 2 डॉटर सेल नहीं बन रही होती, अब 4 डॉटर सेल्स बन रही होती हैं। तो यहां पर क्या होगा मेरे भाई? सबसे पहले ये जो पेरेंट सेल है, लेट्स से इसके पास 50 रुपए थे, ठीक है, इसके पास 50 रुपए थे। इसने क्या किया? सेम माइटोसिस की तरह ही अपने कंटेंट को डबल कर लिया। यानी इसके पास अगर 50 रुपए थे तो इसने अपने कंटेंट को डबल कर लिया है एस फेज में। अब इसके पास क्या हो चुके हैं? 100 रुपए हो चुके हैं। करेक्ट। तो इसने क्या किया? एस फेज में आकर के अपने डीएनए के कंटेंट को डबल कर लिया। इसके पास 50 रुपए थे, अब 100 रुपए हो गए। अब मेरे भाई यहां पर क्या देखने को मिला आपको कि यहां पर आपके जो पेरेंट सेल थे इन्होंने डिवाइड किया और 2 डॉटर सेल्स बना ली। अगर मेरे भाई एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनेंगी तो क्या इन दोनों डॉटर सेल्स में आधा आधा सामान आप डिवाइड कर दोगे? बिल्कुल कर देंगे गुरुजी। तो यहां पे एक डॉटर सेल बनी और यहां पर आपकी क्या हुई? दूसरी डॉटर सेल बन गई। अगर पेरेंट सेल के पास 100 रुपए थे और 2 डॉटर सेल बनी है, क्या इनमें 50-50 रुपए चले जाएंगे? यस गुरुजी, 50-50 रुपए चले जाएंगे। तो यहां पे 2 डॉटर सेल्स बनी है, 50-50 रुपए इनके पास चले गए। अब ये दोनों डॉटर सेल जो है ये फर्दर 2-2 और डॉटर सेल्स बना करके तैयार करती हैं। टोटल मियोसिस में 4 डॉटर सेल बन रही होती हैं। तो यहां पर क्या हो गया मेरे भाई? यहां पर आपकी 4 डॉटर सेल्स आपको देखने को मिली। अब ये जो पहले डॉटर सेल्स बनी है इनके पास 50-50 रुपए आ चुके हैं, इनके पास 50-50 रुपए आ चुके हैं। इनका मटेरियल भी 2-2 डॉटर सेल्स में जाएगा। तो फर्दर ये जो फाइनल डॉटर सेल्स बनी है इनके पास कितने कितने रुपए हो जाएंगे? 25 रुपए, 25 रुपए,
₹25, ₹25, यानी पेरेंट सेल के पास जो 100 रुपए थे अब उसको 4 हिस्सों में आपने बांट दिया है, तो क्या हर डॉटर सेल के पास ₹25 आएंगे? बिल्कुल आएंगे। यानी इनिशियली पेरेंट सेल के पास कितने रुपए थे? इनिशियली पेरेंट सेल के पास कितने रुपए थे? ₹50 थे। और सबसे आखिर में जब मियोसिस कंप्लीट हो गई तब जो 4 डॉटर सेल्स बनी है इनके पास कितने कितने रुपए आ गए? 25 रुपए आ गए। क्या यहां पर आप 50 और 25 को कंपेयर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि क्रोमोसोम का नंबर या कंटेंट हाफ हो चुका है? बिल्कुल हाफ हो चुका है। आराम से बैठ करके इस बात को सुनिएगा, ये सुनने में बहुत सिंपल लगती है लेकिन एक्चुअल में आपको इस कार्टून डायग्राम से ऑटोमेटिकली मियोसिस की काफी सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। आराम से मेरी बात सुनिएगा, मैं एक और बार आपको रिवीजन कराता हूं। मैंने आपको कहा कि हमारे पास एक पेरेंट सेल है। इस पेरेंट सेल के पास जितना भी कंटेंट है, लेट्स से इसके पास 50 रुपए थे, तो क्या इंटरफेज में जो एस फेज होता है जिसे हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, यहां इस पेरेंट सेल का कंटेंट डबल हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है सर। तो इसके पास अगर 50 रुपए थे तो एस फेज के बाद इसके पास 100 रुपए हो गए? बिल्कुल हो गए। अब यहां माइटोसिस से आपका एक पेरेंट सेल जो है 2 डॉटर सेल बनाता है, तो 2 डॉटर सेल बनेंगी। यहां पर 100 रुपए हैं, 100 रुपए को 2 डॉटर सेल में हम बांट देंगे, 50-50 रुपए दोनों डॉटर सेल में बट जाएगा। तो इनिशियली पेरेंट के पास भी 50 रुपए था और फाइनली डॉटर सेल्स के पास भी 50-50 रुपए है। यहां भी 50 रुपए, यहां भी 50 रुपए, तो क्या पैसे इक्वल रहे आपके पेरेंट सेल के पास और डॉटर सेल्स के पास? यस, इसीलिए इसे इक्वल डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन कह दिया। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब मेरे भाई आपने क्या किया? अब आपने मियोसिस की बात की। मियोसिस में भी लेट से आपका जो पेरेंट सेल था इसके पास 50 रुपए थे, यहां भी आपका इंटरफेज आया यानी एस फेज आया, तो उसमें डीएनए का कंटेंट डबल हो गया। 50 रुपए जो है ये डबल होकर के 100 रुपए बन गए। अब मियोसिस में क्या होता है? 2 सेल नहीं बनते, 4 सेल बनते हैं। तो यहां पर अगर ये 100 रुपए आप 4 सेल में बांटोगे, पैसे डबल हो रहे हैं बस एक बार, लेकिन डिवाइड हो रहे हैं 4 डॉटर सेल्स में। 50 रुपए का 100 रुपए बनाया, लेकिन मेरे भाई 4 बिटिया सेल्स में बांट दिया तो एक बिटिया के पास 25 रुपए आए ना। इनिशियली पेरेंट के पास 50 रुपए थे और अब बेटी सेल के पास यानी डॉटर सेल के पास 25-25 रुपए आए, तो क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो गए? 25 का आधा, ये यहां पर आपको आधा नंबर देखने को मिला। 50 जो था आधा हो गया, 25 रह गए। बिल्कुल सर, इसे हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। यहां 50 के 50 रुपए आ गए डॉटर सेल पे, यहां 50 के 25 हो गए। तो 2 स्टेप होते हैं आपके मियोसिस में। पहली मियोसिस को आप क्या कहते हो? मियोसिस 1, और दूसरे मियोसिस को आप क्या कहते हो? मियोसिस 2। यानी आपका एक पेरेंट सेल जो है ये आपका 2 डॉटर सेल बनाएगा मियोसिस 1 से। अब ये 2 डॉटर सेल्स बन गई हैं, ये मियोसिस 2 करेंगी तो आपकी 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगी। ये हम लोगों ने देखा, ये हम लोगों ने जाना। ठीक है, यहां तक की बातें आपको समझ में आई? फटाफट बताइए। अब मेरे भाई बात को गौर से सुनना है ना। यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? यहां पे मैं लिख रहा हूं इन मियोसिस 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। पहली बात तो यहां 2 डॉटर सेल्स नहीं बनी, 4 डॉटर सेल्स बनी, तो इन मियोसिस 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। 4 डॉटर सेल्स आपकी बनती हैं, करेक्ट। यहां माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनता है, जबकि मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपने यहां देखी, इन मियोसिस resulting daughter cells have half the number of chromosomes as compared to parent cell। पेरेंट सेल के कंपैरिजन में डॉटर सेल्स के पास आधे ही क्रोमोसोम्स होते हैं एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। करेक्ट, एकदम बढ़िया तरीके से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई दुविधा आपको नहीं होनी चाहिए। अभी बहुत डिटेल में चीजें पढ़ेंगे, अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ जनरल एस्पेक्ट लिया है। एक कार्टून के डायग्राम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि मियोसिस क्या होता है और माइटोसिस क्या होता है। अगर मैं एक सेल से 2 सेल बना रहा हूं, भाई रॉन्ग मत लिखो, अभी टॉपिक स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी आपको पता भी नहीं है कि क्या हुआ है, राइट। सो डोंट वरी अबाउट दिस, कॉन्सेप्ट एकदम सही जा रहा है,
है ना। अभी मास्टर जी आगे क्या पढ़ाएंगे वो आपको पता नहीं है, अभी जनरल इस कार्टून डायग्राम पे मत जाओ, ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए है। रेफरेंस में आपको क्या सीखना है कि माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनते हैं। आप एक ही बार मटेरियल को डबल कर रहे हो और एक ही बार आपने आधा आधा बांटा है, तो नंबर तो बराबर ही रह जाएगा भाई। आपने 50 रुपए से 100 रुपए किए, एक बार अमाउंट डबल हो गया, और आपने 100 रुपए को फिर आधा आधा बांट दिया तो अमाउंट फिर से 50 हो गया। इसे कहा इक्वेशनल डिवीजन, इसे कहा हम लोगों ने माइटोसिस। यहां पर क्या हुआ, डीएनए एक ही बार डबल होता है, यानी 50 रुपए से 100 रुपए आपने एक ही बार बनाया, लेकिन इस 100 रुपए के 4 टुकड़े हो जाएंगे। एक बार आपने मियोसिस 1 की जहां 50-50 रुपए चले गए डॉटर सेल में, एंड उसके बाद आपने मियोसिस 2 की जहां 25-25 रुपए डॉटर सेल में चले गए। अगर मैं पेरेंट सेल को और फाइनल डॉटर सेल को कंपेयर करूं तो यहां पर इनिशियली आपके पास 50 रुपए थे, डॉटर सेल के पास सिर्फ 25 रुपए पहुंचे, इसीलिए इसे रिडक्शनल डिवीजन कहा। यह सिर्फ समझने का एक तरीका है मेरे भाई। तो दो मेन डिफरेंसेस आपको माइटोसिस मियोसिस में पता लग गए। पहली चीज कि माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनते हैं, मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनते हैं। माइटोसिस में जैसा पेरेंट सेल है सेम टू सेम वैसा ही आपके डॉटर सेल बनेंगे, लेकिन मियोसिस में जैसा पेरेंट सेल है डॉटर सेल्स के पास इससे आधा कंटेंट आपका हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके आधे हो जाएंगे। ये आपने सीखा, ये आपने जाना। यहां तक की बात अगर आपकी क्लियर है तो मुझे एक बार बता दीजिए इन द चैट सेक्शन। अगर आपने यहां तक एकदम अच्छे तरीके से सारी बातें नोट कर ली हैं, डन लिख दीजिए इन द चैट सेक्शन, जिससे मैं आपको आगे की बातें पढ़ाना स्टार्ट करूं। बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की बातें। अभी तो हमने टेक्निकली ये टॉपिक स्टार्ट भी नहीं किया है, सिर्फ कार्टून डायग्राम्स हमने बनाए हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। अभी टॉपिक स्टार्ट भी नहीं हुआ है, टॉपिक स्टार्ट होगा, आपको चीजें समझ में आएंगी, चीजें चमकेंगी, सवाल बनेंगे, डोंट वरी। यस, अभी यहां तक की बात हमारी हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। सर पहले क्यों बता रहे हो? पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सिग्निफिकेंस अगर आपने पढ़ डाली तो आपको मियोसिस के बेसिक एस्पेक्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली चीज कि ये जो मियोसिस है किस चीज में हेल्प करती है, तो बताओ भैया किस चीज में हेल्प करती है? आप तो 12वीं पास बच्चे हो, आपको पता है कि आपकी बॉडी में हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं। भाई मेल का जो स्पर्म है, फीमेल का जो एग है, उसमें 23 क्रोमोसोम ही तो होते हैं। लेकिन अगर मैं आपके नॉर्मल बॉडी सेल की बात करूं, आपके गाल के सेल की बात करूं, आंख के सेल की बात करूं, लिवर सेल की बात करूं, किडनी सेल की बात करूं, स्किन के सेल की बात करूं, हमारी बॉडी के जो 99.999999% सेल्स हैं, क्या इनमें डिप्लॉइड आपको कंडीशन देखने को मिलती है? क्या इनमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम आपको देखने को मिलते हैं? भैया एक सेट ऑफ क्रोमोसोम आपके पास आपके पिताजी से आया, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम आपके पास आपकी माताजी से आया, और ये दोनों सेट्स मिल करके आपका क्या बना बैठे? क्रोमोसोम का पूरा पेयर बना बैठे, है ना। एक क्रोमोसोम नंबर 1 आपके पापा से आया, एक क्रोमोसोम नंबर 1 आपकी मम्मी से आया, क्रोमोसोम नंबर 1 का पेयर बन गया। एक क्रोमोसोम नंबर 2 पापा से, एक क्रोमोसोम नंबर 2 मम्मी से, क्रोमोसोम नंबर 2 का पेयर बन गया। एक क्रोमोसोम नंबर 3 पापा से, एक क्रोमोसोम नंबर 3 मम्मी से, तो आपका क्रोमोसोम नंबर 3 का पेयर बन गया। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आपके बॉडी के जो सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स, उनमें हम कहते हैं कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, या आप ये कह सकते हो कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 23 क्रोमोसोम आए आपके पापा से, और सेम टू सेम वही 23 क्रोमोसोम आए आपके पास आपकी मम्मी से, तो इन्होंने पेयर बना लिया। अब ये साथ में जोड़ा बना चुके हैं। तो आपके नॉर्मल बॉडी सेल्स में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ये जो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है इसे हम कहते हैं एन, दूसरा सेट है इसे भी हम कहेंगे एन। जब ये दोनों एन मिल गए तो क्या हो गया? 2n हो गया। यस, यानी आपके नॉर्मल सेल को अगर आप निकालो, चीक सेल को निकालो, आई सेल को निकालो, लिवर सेल को निकालो, तो आपको उनमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। लेकिन मेरे भाई अगर मैं मेल हूं, जाहिर सी बात है मैं अगर मेल हूं तो मेरे अंदर जो स्पर्म प्रोडक्शन होगी, वो जो स्पर्म है उसमें तो ये 23 क्रोमोसोम ही देखने को मिलेंगे ना। फीमेल जो ओवम बनाएगी उसमें तो ये 23 क्रोमोसोम ही देखने को मिलेंगे ना। जब ये 23 क्रोमोसोम साथ में मिल जाएंगे तब आपका जाइगोट बनेगा। तो जो गैमीट्स बनते हैं ये गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो डिप्लॉइड सेल से, नॉर्मल बॉडी सेल से अगर आपको हैप्लॉइड गैमीट बनाने हैं,
यानी क्रोमोसोम का नंबर आपको आधा करना है। आपके नॉर्मल बॉडी सेल में 46 क्रोमोसोम थे, पर गैमीट्स में अगर आपको 23 क्रोमोसोम भेजने हैं, क्रोमोसोम का नंबर आधा करना है, तो क्या मियोसिस करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी गुरुजी, बात ही खत्म हो जाती है। तो सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका सिग्निफिकेंस है वो क्या हो जाएगा? पहला जो इसका सिग्निफिकेंस है वो ये हो जाएगा इन द गैमीट फॉर्मेशन। इन द गैमीट फॉर्मेशन। समझ लीजिए मेरे भाई, यहां पर आपका एक मेल है, समझ लीजिए यहां पे आपका एक मेल है। ये मेल जो है, इसकी नॉर्मल बॉडी कैसी है? इसकी नॉर्मल बॉडी जो है वो है डिप्लॉयड। इसकी बॉडी के जो सेल्स है वो कैसे है? डिप्लॉयड। और यहां पे इनकी श्रीमती है, इनके भी नॉर्मल बॉडी सेल्स कैसे हैं? डिप्लॉयड है। इनके भी नॉर्मल बॉडी सेल्स कैसे हैं? डिप्लॉयड है। तो यहां पर हमने क्या कहा? यहां पर हमने कहा कि इनकी बॉडी भी डिप्लॉयड है और यहां इनकी बॉडी जो है ये भी डिप्लॉयड है। करेक्ट? यानी इनके अंदर भी कितने क्रोमोसोम हैं? इनके अंदर भी आप कह सकते हो कि हर सेल के अंदर लगभग 46 क्रोमोसोम्स होंगे। लगभग सारे के सारे जो सेल्स हैं उनमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे। यहां भी इनकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनमें 46 क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। तो 46 क्रोमोसोम्स हैं, यानी क्रोमोसोम्स के दो सेट हैं, 23 का एक सेट, 23 का दूसरा सेट, इसीलिए इसे 2n लिख दिया। अब मेरे भाई क्या हुआ? ये जो आपका 46 क्रोमोसोम्स हैं, ये जो आपके 46 क्रोमोसोम हैं, ये क्या करेंगे? गैमीट बनाने में हेल्प करेंगे। मेल का जो गैमीट बनेगा, जिसे हम स्पर्म कहते हैं, ये आपका स्पर्म बनेगा अगर, तो ये स्पर्म कैसा हो जाएगा? हैप्लॉइड हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। ये आपका स्पर्म बन करके तैयार हो गया है। और यहां पर आपका ओवम बन जाएगा फीमेल में। ये जो ओवम है ये भी कैसा हो जाएगा? आपका हैप्लॉइड हो जाएगा। और ये ओवम आपको गोल मटोल कुछ ऐसा सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मेल गैमीट बन गया, फीमेल गैमीट बन गया। ये मेल और फीमेल गैमीट कैसे बनेंगे? ये मेल और फीमेल गैमीट कैसे बनेंगे? क्या मियोसिस से बनेंगे? यस गुरुजी, ये मियोसिस से बनेंगे, क्योंकि पेरेंट सेल में आपके 46 क्रोमोसोम थे एंड यहां पर आपके कितने कितने क्रोमोसोम्स आए हैं? एन, यानी आप कह सकते हैं 23 क्रोमोसोम का एक ही सेट यहां पर आया है, और आप कह सकते हैं 23 क्रोमोसोम का एक ही सेट आपका यहां पर भी आया है। क्या आपको ये बात चमकी? यस गुरुजी, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब ये 23 क्रोमोसोम वाले जो गैमीट हैं ये आपस में आके एक दूसरे से फ्यूज कर जाएंगे। बिल्कुल गुरुजी, कर जाएंगे। ये जो फ्यूजन का फेनोमेना है इसको हम प्यार से क्या कहते हैं? ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं गुरुजी? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये जब फर्टिलाइजेशन हुई तो फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाएगा मेरे भाई? फर्टिलाइजेशन से आपका एक सिंगल सेल बन जाएगा। ये दोनों जब फ्यूज होंगे, स्पर्म और ओवम, तो एक सिंगल सेल बन जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं? जाइगोट। अब इस जाइगोट में 23 क्रोमोसोम आपके इस स्पर्म से आ गए और इस जाइगोट में ये 23 क्रोमोसोम यहां पर आपके इस ओवम से आ गए। तो इस जाइगोट में टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए गुरुजी? यहां पर 46 क्रोमोसोम हो गए। और अगर 46 क्रोमोसोम हो गए तो दो सेट हो गए, तो 2n लिख देंगे। यस गुरुजी, 2n लिख देंगे। अब ये जो जाइगोट है ये निरंतर डिवाइड कर करके आपकी पूरी डिप्लॉयड बॉडी बना लेगा। समझ लीजिए बिटिया पैदा हुई है तो यहां पर पूरी की पूरी बिटिया की बॉडी तैयार हो जाएगी, कंप्लीट बॉडी तैयार हो जाएगी, कंप्लीट बॉडी ऑफ बिटिया तैयार हो जाएगी। यस, और ये कंप्लीट बॉडी बनाने के लिए अब यहां पर कौन सा डिवीजन होगा मेरे भाई? अगर आपका जाइगोट डिप्लॉयड है और इसने एक इंडिविजुअल बना लिया है जो कि अगेन डिप्लॉयड है, तो जैसा पेरेंट सेल था वैसे ही आपके बच्चे भी बने हैं, वैसे ही आपके डॉटर सेल्स भी बने हैं। तो क्या यहां पर मेरे भाई माइटोसिस हो रही होगी? माइटोसिस मियोसिस क्या आपको साथ में समझ में आ गया? यस गुरुजी, जब हम माइटोसिस की सिग्निफिकेंस पढ़ रहे थे उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि आपकी जो ये बॉडी बनी हुई है, आपकी बॉडी में जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बने हुए हैं, ये किस कारण बने हुए हैं? माइटोसिस के कारण बने हुए हैं। तो आपने देखा कि मियोसिस किस प्रकार से काम आ रही होती है? गैमीट बनाने में काम आ रही होती है। और माइटोसिस कैसे काम आती है? आपकी पूरी बॉडी को तैयार करने के काम आ रही होती है। अब मेरे भाई एक बात बहुत गौर से सुनना, एक बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आराम से सुनना, लिखना मत, सिर्फ आराम से सुनिए। मैं कह रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि दुनिया में मियोसिस जैसा कुछ भी नहीं होता। थोड़ी देर के लिए यह मान लेते हैं कि दुनिया में मियोसिस जैसी कोई चीज नहीं है। अगर दुनिया से मियोसिस को हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? समझिए, अगर दुनिया से हमने मियोसिस गायब कर दिया तो क्या होगा?
समझ लीजिए भैया, मेरी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, मैं डिप्लॉयड हूं, मेरी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, बिल्कुल है। ये एक फीमेल है, इसकी बॉडी में भी 46 क्रोमोसोम है, बिल्कुल। अब मैं अगर गैमीट बनाने जाऊंगा तो भैया मियोसिस जैसी कोई चीज तो मेरे पास है ही नहीं, सिर्फ माइटोसिस कर सकता हूं। माइटोसिस करूंगा तो गैमीट में भी 46 क्रोमोसोम आ जाएंगे, कोई घाटा नहीं होगा। यहां फीमेल के गैमीट में भी 46 क्रोमोसोम आ जाएंगे, कोई घाटा नहीं होगा। मेरे भाई अब ये गैमीट जब फ्यूज करेंगे तो आपका जाइगोट बनेगा। जाइगोट में कितने गैमीट हो जाएंगे? 92 हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। क्या ये जो बच्चा पैदा हुआ, क्या ये जो जाइगोट है, ये जो आगे चल के पूरे इंडिविजुअल की बॉडी बनाएगा, क्या ये आप जैसा होगा? भैया आप में तो 46 क्रोमोसोम होने चाहिए, इसमें तो 92 क्रोमोसोम है, डबल क्रोमोसोम है। क्या ये आप जैसा होगा? नहीं होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आपके आने वाली सारी की सारी जनरेशंस आप जैसी ही हो, उनमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत ना आए, इसीलिए आप क्या करते हैं? मियोसिस का सहारा लेते हैं। मियोसिस ने क्या किया? मियोसिस ने क्या किया? बेसिकली आपकी बॉडी में 46 क्रोमोसोम थे, फीमेल की बॉडी में 46 क्रोमोसोम थे, गैमीट बने 23 क्रोमोसोम के। दोनों गैमीट फ्यूज हो गए, बच्चे में फिर 46 क्रोमोसोम। फिर ये बच्चा है, इसमें 46 क्रोमोसोम, इसका जो पार्टनर है उसमें 46 क्रोमोसोम, इनके गैमीट बने 23 क्रोमोसोम के, वो साथ में फ्यूज कर गए, उनके बच्चे में भी 46 क्रोमोसोम। फिर वो जो बच्चा है उसमें 46 क्रोमोसोम, पार्टनर में भी 46 क्रोमोसोम, इनके गैमीट बने 23 क्रोमोसोम के मियोसिस से, फिर वो फ्यूज किए, उनके बच्चे में भी 46 क्रोमोसोम। यानी ये जो मियोसिस है ये हमारे क्रोमोसोमल नंबर को कांस्टेंट रखता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अगर दुनिया में मियोसिस नाम की चीज नहीं होती तो हमारी अगली जनरेशन में हमसे ज्यादा क्रोमोसोम होते। जैसे यहां पर 46 है, अगले बच्चे में 192 हो गए, इसके अगले बच्चे में कितने हो गए? 184 हो गए। भैया दुनिया में क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता ही रहता, बच्चे सरवाइव ही नहीं कर पाते, दिक्कत हो जाती। इसीलिए ये मियोसिस नाम का जो प्रोसेस है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने यहां पर यह सीखा कि मियोसिस है, इसीलिए आपका ये जो क्रोमोसोम का नंबर है ये जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट चला हुआ आ रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं? आप यहां कह सकते हैं, एक नोट बना करके, छोटा सा नोट है, 10 रुपए का नोट बना लीजिए और यहां लिख दीजिए कि ड्यू टू मियोसिस organisms are able to produce haploid gametes. Therefore, number of chromosomes remains constant generation after generation, हर जनरेशन के बाद बच्चों में अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है तो वो किस वजह से है? वो आपका सिर्फ और सिर्फ मियोसिस की वजह से है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को कांस्टेंट रखने का काम कौन करता है मेरे दोस्त? आपका मियोसिस करता है। ये बात हमने सीखी। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है ये गैमीट में आधे आधे हो गए और फिर इन्हें दोबारा डबल किसने कर दिया? फर्टिलाइजेशन ने। तो आप क्या कह सकते हो? फर्टिलाइजेशन लीड्स टू फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। तो दो गैमीट बने जिनमें क्रोमोसोम्स जो थे वो 23 थे, इनको दोबारा से फ्यूज कर दिया और एक जाइगोट बना दिया। किसने? फर्टिलाइजेशन ने। तो फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो काम आपने देखे। ये दो काम कौन कर रहा होता है? आपका बेसिकली मियोसिस कर रहा होता है। यहां पर जब गैमीट बने तो इनमें 23 क्रोमोसोम थे, फर्टिलाइजेशन से ये दोनों गैमीट फ्यूज कर गए, जाइगोट बन गया। इतनी बात हमने बढ़िया तरीके से जान ली है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, बहुत कंसेप्चुअल है, गौर से सुनना, आराम से सुनिएगा मेरे भाई। अगर मैं कह रहा हूं कि एक पेरेंट सेल है जिसमें 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, अगर यह मियोसिस करता है, अगर मैं कह रहा हूं एक पेरेंट सेल है जिसमें 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, यह मियोसिस करता है, तो बच्चे कैसे बनेंगे? भैया 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगे यहां पर।
जिनमें क्रोमोसोम का नंबर जस्ट इसका आधा हो जाएगा, यानी 4n है तो 4 डॉटर सेल्स जो बनेंगे इनमें हो जाएगा 2n 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 एंड 2n। क्या ये बात करेक्ट है गुरुजी? एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं हमें इसमें। मियोसिस में सर आपने बताया हमें लास्ट स्लाइड में ही कि एक सेल से 4 सेल बनते हैं और जितना इसके अंदर कंटेंट है डॉटर सेल्स में उसका आधा कंटेंट होगा, क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाएगा। यहां पे अगर 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम हैं तो डॉटर सेल में 2-2 सेट ऑफ क्रोमोसोम पहुंचेंगे। सिंपल सी बात है। मेरे पास अगर 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, मैं मियोसिस अगर करा रहा हूं तो डॉटर सेल्स में 2-2 सेट ही पहुंचेंगे। अब समझ लीजिए मैं इस 2 सेट वाले सेल में भी मियोसिस करा रहा हूं तो डॉटर सेल्स में एक एक सेट पहुंचेगा। यानी अगर मैं यहां पर कहूं कि मैं एक डिप्लॉयड सेल में क्या करा रहा हूं, मियोसिस करा रहा हूं, और डिप्लॉयड सेल में अगर मियोसिस में कराऊंगा तो आपके 4 डॉटर सेल बन जाएंगे। चारों डॉटर सेल कैसे होंगे? आपके हैप्लॉइड होंगे। नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स यहां पर एकदम आधे आधे हो गए, आपके हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। अब मैंने एक और तिगड़म ढूंढा, एक और जुगाड़ ढूंढा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस हैप्लॉइड सेल को भी मियोसिस में डाल रहा हूं। तो बताओ आपका क्या बनेगा? चैट सेक्शन में लिख के बताओ। अगर इन तीनों जगह पर मियोसिस हो रही है तो क्या बनेगा? फटाफट लिख के बताइए, इन द चैट सेक्शन भर डालिए। तीनों केसेस में क्या हो रही है? मियोसिस हो रही है। तीनों केसेस में क्या हो रही है मेरे भाई? मियोसिस हो रही है। फटाफट बताइए यहां पर क्या होगा अगर मैं हैप्लॉइड सेल में मियोसिस कराने की कोशिश करूंगा तो क्या हो जाएगा? कुछ महानुभाव लिख रहे हैं n/2। n/2 कैसे होगा मेरे भाई? सोचो। देखिए मैं कह रहा हूं मेरे पास एक 4n सेल है, ऐसा सेल है जिसमें 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, मैंने इसमें मियोसिस कराई, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम मेरे पास बचे। मेरे पास एक सेल है जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, मैंने इसमें मियोसिस कराई, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम मेरे पास बचा। मैं इसमें मियोसिस कराऊंगा तो क्या हो जाएगा? आधे क्रोमोसोम मेरे पास बचेंगे। मेरे पास अगर 23 में से 11 क्रोमोसोम आप एब्सेंट कर दे रहे हो तो क्या मेरी बॉडी कुछ काम कर पाएगी? मेरे भाई आप 12वीं पास बालक हो, आपको अच्छे तरीके से पता है। 11th क्लास के स्टूडेंट्स को जब मैं ये पढ़ाता हूं तो मैं इतनी गहराई में उतनी बात नहीं कर पाता, लेकिन आपको मैं समझा सकता हूं। आपको पता है सिकल सेल अनीमिया नाम की बीमारी के बारे में? अगर आपके डीएनए के छोटे से टुकड़े में एक पॉइंट म्यूटेशन भी हो जाए, अगर आपका कोई एक पॉइंट पर भी चेंज कर दे, आपको इतनी गंभीर बीमारी हो सकती है। आपने तो सीधा सीधा यहां 11 क्रोमोसोम उड़ा दिए हैं। तो मेरे भाई आपकी जो डॉटर सेल अगर बन भी गई गलती से तो वो सरवाइव कर ही नहीं पाएगी। इसीलिए आप कहते हैं मियोसिस जो है हैप्लॉइड सेल में इट इज नॉट पॉसिबल। आप तो सीधे के सीधे 11-12 क्रोमोसोम ही गायब कर दे रहे हो, तो इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि हैप्लॉइड सेल जो है ये मियोसिस से बनते हैं लेकिन मियोसिस फर्दर कर नहीं सकते, क्योंकि n/2 जैसी कोई चीज दुनिया में होती ही नहीं है। यस, ये आपने देखा, ये आपने जाना। इतनी बात आपको समझ में आई? फटाफट बताइए, क्या आपको इतनी बात आ गई समझ में? सबसे पहली जो चीज थी अबाउट मियोसिस, क्या आपको बात चमक उठी है? यस, आराम से देखिए। पहला जो आपका यहां पर फंक्शन था मियोसिस का, पहली जो सिग्निफिकेंस है वो है गैमीट फॉर्मेशन। यानी अगर मैं अपनी बॉडी के सारे सेल्स देखूं नॉर्मली तो वो डिप्लॉयड हैं, यानी कि इनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल में भी अधिकतर सेल जो है वो डिप्लॉयड है, 46 क्रोमोसोम इनमें होते हैं। अब क्या हुआ मेरे भाई, ये जो नॉर्मल सेल्स है मियोसिस करेंगे गैमीट बनाने के लिए, तो स्पर्म बना, इसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया, 2n से n हो गया, यानी 46 से सिर्फ 23 क्रोमोसोम यहां पर आए। सिमिलरली जब ओवम बना तो 2n से n केस आ गया, यानी 46 से सिर्फ 23 क्रोमोसोम यहां पर आए। ये 23 क्रोमोसोम फ्यूज हो गए, तो अल्टीमेटली यहां पर आपको देखने को मिले 46 क्रोमोसोम, एक जाइगोट बन गया। फिर ये जाइगोट जो है माइटोसिस करेगा और अपने जैसे हजारों करोड़ों सेल बनाएगा और कंप्लीट बॉडी जो है एक इंडिविजुअल की तैयार हो जाएगी, जो कि आपकी कैसी होगी? डिप्लॉयड बॉडी होगी। ये आपको देखने को मिला, ये आपने समझा, राइट? तो पहली जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि मियोसिस जो है वो गैमीट बनाने में आपकी हेल्प कर रहा होता है। दूसरी चीज क्या है भैया? दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है? आराम से देखिए। दूसरा सिग्निफिकेंस यहां पर यह है कि जो आपका मियोसिस है इट क्रिएट्स वेरिएशन। मियोसिस क्रिएट्स वेरिएशन with the help of दो प्रोसेस, with the help of क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर एंड
रिकॉम्बिनेशन। ये दो ऐसी चीज हैं जिनके कारण आपका जो मियोसिस है ये वेरिएशंस क्रिएट कर सकता है, यानी नई नई कॉम्बिनेशंस बना सकता है। तो आपका जो मियोसिस है ये अलग अलग प्रकार की डॉटर सेल्स बनाने में आपकी हेल्प कर रहा होता है, यानी ये वेरिएशंस क्रिएट करता है। एंड ये जो वेरिएशंस हैं दे आर हेल्पफुल इन इवोल्यूशन। अगर आप इवॉल्व करना चाहते हो, अगर आप बेहतर बनना चाहते हो, जो कि दुनिया का हर जीव बेहतर बनना चाहता है, तो उसके लिए आपको क्या करनी होंगी, वेरिएशंस लेकर आनी होंगी। सो इट इज हेल्पफुल इन इवोल्यूशन। और अगर आप इवॉल्व कर रहे हो, अगर आप बेटर बन रहे हो, तो आप ज्यादा बढ़िया अडेप्ट भी कर पाओगे। आपकी अडेप्टेबिलिटी, आपका अडेप्शन रेट जो है ये भी बढ़ जाएगा। आप दुनियादारी में अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पा रहे होगे, आपका रिप्रोडक्शन रेट भी अच्छा खासा होगा, आप दुनिया में आने वाली चुनौतियों का बढ़िया तरीके से सामना कर पा रहे होंगे। तो आपकी अडेप्टेबिलिटी या आपका सर्वाइवल जो है वो ज्यादा हो जाता है अगर आप डिफरेंट हो तो। मैं आपको एक रेफरेंस देता हूं जो कि इंडियन वेडिंग से ही रिलेटेड है, आराम से सुनिएगा मेरे भाई। आपने ये बात जरूर सुनी होगी। अब आप तो जैसा कि मैंने बताया कि 12th पास स्टूडेंट्स हो, 12th आप पास कर चुके हो, आपने पेडिग्री पढ़ी होगी जेनेटिक्स में, और मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा भी। उस पेडिग्री में एक इस प्रकार का सिंबल होता है कि ये मेल है, ये फीमेल है, इनके बीच में अगर दो डंडे लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, ये कंसेंजीनियस मेटिंग, यानी ऐसी मेटिंग है जो रिलेटिव्स के बीच में हो रही है। भारत के भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर आज भी कंसेंजीनियस मेटिंग होती है, यानी रिलेटिव से ही किसी लड़की की शादी करा दी जाती है। जो लड़की और लड़का है वो सेम रिलेशन में ही है, कोई मामा है, चाचा है ना, कजिन ब्रदर है, उसी से शादी करा दी जाती है। तो यहां पर ये जो कंसेंजीनियस मेटिंग है ये इतनी ज्यादा प्रमोट नहीं करी जाती। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों के दोनों पार्टनर्स हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इनके पेरेंट्स या फिर इनके पूर्वज आप कह लो, वो लगभग लगभग सेम रहे हैं। यस, इनकी लीनिएज जो है सेम है, यानी इनके पूर्वज सेम रहे हैं, तो इन दोनों में एक जैसा जेनेटिक मटेरियल है। तो इनका जो बच्चा होगा उसमें वेरिएशंस कहां से आएंगी? अगर मदर और फादर के पास सेम सा जेनेटिक मटेरियल है, मदर फादर के पूर्वज अगर सेम रहे हैं, तो बच्चा जो है उसमें वेरिएशंस आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। एंड दैट्स व्हाई वो जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा अडेप्ट नहीं कर पाएगा, बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं दिखा पाएगा। इसीलिए ऐसी मैरिजेस को डिस्करेज किया जाता है और इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। सर हमने तो नहीं सुना, मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई। गवर्नमेंट जो है उनकी एक स्कीम होती है जहां पर अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो आपको आपकी शादी के लिए फंड्स भी मिलते हैं। यानी अगर आप अपनी शादी कर लेते हैं, अपनी मैरिज सर्टिफिकेट अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पे जमा कराते हैं, अलग अलग स्टेट्स में आपको अलग अलग धनराशि मिलती है। किसी स्टेट में आपको 2 लाख रुपए मिलेगा इंटरकास्ट मैरिज करने पे, किसी स्टेट में 5 लाख रुपए मिलेगा। राजस्थान में ये जो अमाउंट है मैक्सिमम है, लगभग 10 लाख रुपए आपको मिलते हैं इंटरकास्ट मैरिज करने पर। यानी इन मैरिजेस को प्रमोट किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, यानी मेल जो है उसके पूर्वज बहुत अलग रहे हैं, फीमेल जो है उसके पूर्वज को बहुत अलग रहे हैं, तो ये दोनों जो है बहुत डिफरेंट जेनेटिक मटीरियल लेकर के आ रहे हैं। तो इनके बच्चे जो हैं उनका सर्वाइवल रेट भी अच्छा होगा, वो ज्यादा इवॉल्व भी कर पाएंगे, ज्यादा अडेप्ट भी कर पाएंगे, यानी उनकी सारी क्षमताएं बेहतर होंगी। दैट्स वाई मेरे भाई यहां पर कहा गया है कि वेरिएशंस जो है ये कहां से आती हैं, क्रॉसिंग ओवर और रिकंबिनेशन से आती हैं, और ये चाहिए होती हैं हमको, वेरिएशंस हमको चाहिए। क्योंकि जितनी बढ़िया वेरिएशंस हमारे पास आएंगी उतना ही ज्यादा हम इवॉल्व कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा हम क्या कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। राइट? तो कहां से आती हैं ये वेरिएशन? मियोसिस से आती हैं। कैसे आते हैं ये मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा। अब मेरे भाई मैं आपको यहां पर एक बात लिखवाने वाला हूं जो आपको समझ में नहीं आएगी। यह बात आपको समझ में आएगी अगली स्लाइड में जाकर के। बस यहां पर लिख लो कि तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मियोसिस जो है इससे 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, ये चारों की चारों डॉटर सेल्स डिफरेंट होती हैं। सिर्फ ये बात लिख लो, मियोसिस गिव राइज टू 4 डॉटर सेल्स, या आप कह सकते हैं 4 डिफरेंट डॉटर सेल्स, 4 डिफरेंट डॉटर सेल्स। तो मियोसिस के कारण 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, ये बात तो हमको पता है। अब यहां डिफरेंट वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 डिफरेंट डॉटर सेल्स बनती हैं। कैसे बनेंगी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। यू नीड नॉट हैव टू वरी, सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके पीछे एक मैकेनिज्म होता है। तो मैं आपको क्रॉसिंग ओवर भी सिखाऊंगा, रिकॉम्बिनेशन भी सिखाऊंगा, डिफरेंट डॉटर सेल्स कैसे बनी ये भी सिखाऊंगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, अगली स्लाइड में आपको सारी चीजें खुद पता लग जाएंगी। तो मैंने 3 यहां पर आपको सिग्निफिकेंस बताई मियोसिस की। सबसे पहली बात तो गैमेट बनाने में इस्तेमाल होता है।
दूसरी बात, वेरिएशंस आती है मियोसिस के कारण। और तीसरी चीज, 4 डिफरेंट डॉटर सेल्स बनते हैं और डिफरेंसेस आ रहे हैं, मतलब वेरिएशंस आ रही हैं, सेम सेम से ही बात है। यानी ऊपर और नीचे वाला पॉइंट आपका लगभग लगभग एक जैसा ही है। डिफरेंट डॉटर सेल्स का बनना मतलब वही बात हो गई कि यहां पर वेरिएबल डॉटर सेल्स बन रही हैं, यहां पर चारों डॉटर सेल्स एक जैसी नहीं है, इनमें वेरिएशंस आ रहे हैं। कैसे आएंगे ये मैं आपको अभी सिखाऊंगा 2 मिनट में। यहां तक की बातें अगर आपने लिख ली हैं, मुझे एक बार फटाफट तारा रारा बोल दीजिए इन द चैट सेक्शन, फटाफट बताइए। यस सर, डांस दिखाइए। डांस दिखाएंगे मेरे भाई आपको कल, क्योंकि जब मैं मियोसिस पढ़ाऊंगा डिटेल में तब डांस आएगा। अब मियोसिस का आप इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। यस, आओ मेरे भाई। अब अगर आपने यहां तक की बातें लिख ली हैं तो मैं आपको ले चलता हूं थोड़ा सा डिटेल में, बहुत डिटेल में हम कुछ चर्चाएं करने वाले हैं और बढ़िया तरीके से हम अपने टॉपिक को समझने वाले हैं, दैट इज रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर समझने से पहले मैं आपको क्रोमोसोम्स बनाकर दिखा देता हूं। सर क्रोमोसोम तो हम पहले भी देख चुके हैं मेरे भाई, ये कुछ अलग चीज है। आराम से इसको बनाइए और आराम से इसको समझने की कोशिश करिए। ये आपका एक क्रोमोसोम है, ये आपका एक क्रोमोसोम है, और ये क्या है मेरे भाई, इसके साथ में ये आपका सेम टू सेम साइज का, सेम टू सेम शेप का, सारी की सारी सिमिलैरिटीज हैं इसमें, ये वाला भी आपका एक क्रोमोसोम है। गौर से सुनिएगा, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम को मैं लेबल कर डालता हूं, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं लिख डालता हूं। अगर ये क्रोमोसोम है पीला वाला, सिर्फ इसको देखो मेरे भाई, पीले वाले को, अगर ये पीला वाला एक क्रोमोसोम है तो इस क्रोमोसोम में, पीलू पीलू वाले क्रोमोसोम में, क्या ये इसकी एक क्रोमेटिड है? यस, आप कह सकते हैं ये इसकी फर्स्ट क्रोमेटिड है, ये इसकी फर्स्ट क्रोमेटिड है। करेक्ट, एकदम करेक्ट है गुरुजी। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो आपका यहां वाला हिस्सा है, क्या ये इसी क्रोमोसोम की दूसरी क्रोमेटिड है? यस गुरुजी, ये क्या है, आपकी सेकंड क्रोमेटिड है। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। अगर आप इस क्रोमोसोम को भी देखें तो इस क्रोमोसोम में क्या हो गया मेरे भाई, इस क्रोमोसोम में भी ये इस नीले वाले क्रोमोसोम की फर्स्ट क्रोमेटिड है। यस गुरुजी, फर्स्ट क्रोमेटिड है। और ये जो दूसरी वाली है, ये इस नीले वाले क्रोमोसोम की सेकंड क्रोमेटिड है। यस गुरुजी, सेकंड क्रोमेटिड है। ये बात हमको समझ में आ गई। ये हमें पहले से पता है सर, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी ड्रॉ कराई थी, हमें इस बारे में अच्छा खासा आइडिया है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड। मेरी बात को बहुत आराम से सुनिएगा। ये वाली जो क्रोमेटिड है और ये वाली जो क्रोमेटिड है, क्या इन दोनों क्रोमेटिड्स के पिताजी सेम है? क्या ये दोनों क्रोमेटिड सेम सेंट्रोमेयर पर आकर अटैच हो रही हैं? यस गुरुजी, ये दोनों क्रोमेटिड जो हैं सेम सेंट्रोमेयर पर आकर के अटैच हो रही हैं, यानी कि ये दोनों जो हैं बहनें हैं, क्योंकि इनके पिताजी सेम हैं। तो क्या इन दोनों को हम लोग एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। सिमिलरली ये जो दोनों की दोनों क्रोमेटिड हैं, इनका पिताजी भी तो सेम है। यस गुरुजी, इनका पिताजी भी सेम है, ये सेम पॉइंट पर आकर के जुड़ रही हैं। तो क्या ये दोनों भी एक दूसरे की बहनें हुई? यस गुरुजी, ये दोनों भी एक दूसरे की बहनें हुई। इनको भी क्या कह डाला? एक दूसरे की सिस्टर कह डाला, सिस्टर कह डाला। अब मेरे भाई ये जो गोलू मोलू गोल मटोलू स्ट्रक्चर है, इसको हम प्यार से क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मिस्टर सेंट्रोमेयर। इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। दूसरी जगह लिखने की जरूरत नहीं है, वहां भी इसे सेंट्रोमेयर ही कहेंगे, है ना। इसे हम क्या कह देते हैं? मिस्टर सेंट्रोमेयर कह देते हैं। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर, इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई लफड़ा हमें नहीं दिखाई दे रहा है। इस सेंट्रोमेयर के अराउंड एक डिस्क होती है जिसको हम क्या कहते हैं? मिस्टर काइनेटोकोर कहते हैं। यहां पर स्पिंडल फाइबर आकर के बाइंड करते हैं। सर अब तो आप माइटोसिस पढ़ा चुके हो, अब तो ये बात हमें एकदम बढ़िया तरीके से याद है। यहां पर इस सेंट्रोमेयर के अराउंड एक प्रोटीन की डिस्क होती है जिसे हम क्या कहते हैं? मिस्टर काइनेटोकोर कहते हैं। और ये जो काइनेटोकोर है, यहां आकर के स्पिंडल फाइबर बाइंड कर रहे होते हैं। सर हमें यह भी अच्छे तरीके से पता है। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना मेरे भाई, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है कि आपको मजा आ जाएगा। आराम से सुनिएगा। मैं कह रहा हूं कि आपकी बॉडी के अधिकतर सेल्स जो है 99.99999% जो सेल्स हैं वो सारे के सारे डिप्लॉयड हैं। यस सर। वहां 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। यस सर।
हमने कहा कि वो दो सेट ऑफ क्रोमोसोम कैसे आए हमारे पास। भैया जब जाइगोट बना तो 23 क्रोमोसोम्स कंट्रीब्यूट किए स्पर्म ने, यानी कि मेल गैमीट ने, यानी कि पिताजी से आए, और 23 क्रोमोसोम्स जो है ये कंट्रीब्यूट किए ओवम ने, यानी कि माताजी ने, यानी कि मदर से आए, फीमेल से आए। तो 23 क्रोमोसोम पापा जी से आ गए, 23 क्रोमोसोम मम्मी जी से आ गए, और इन्होंने आकर के दो सेट तैयार कर लिए। अब मेरे भाई पापा के जो क्रोमोसोम थे इनको हमने क्या नंबर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे करते करते 23 तक नंबर दिया। मम्मी के जो क्रोमोसोम है इनको हमने क्या नंबर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करते करते 23 तक नंबर दिया। तो यहां पर भी 23 क्रोमोसोम है, यहां पर भी 23 क्रोमोसोम है, यहां भी 1 2 3 4 5 6, यहां भी 1 2 3 4 5 6। क्या ये आपस में पेयर बना लेंगे? जब मदर का जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है और फादर का जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है, जब ये पास पास आएंगे तो क्या एक जैसे क्रोमोसोम, एक बराबर साइज के क्रोमोसोम पेयर बना लेंगे? बिल्कुल बना लेंगे। भाई आपके घर में समझ लीजिए 4 मेंबर है, आप हो, आपकी दीदी है, आपकी मम्मी है, आपके पापा है। क्या आपके जूते के बगल में मम्मी का जूता रख देते हो पेयर बनाने के लिए? नहीं भैया, पेयर नहीं बना। क्या आपके जूते के बगल में पिताजी का जूता रख देते हो? नहीं भैया, पेयर नहीं बना। आपके एक जूते के साथ आपका दूसरा जूता, बहन के एक जूते के साथ बहन का दूसरा जूता, मम्मी के जूते के साथ मम्मी का दूसरा जूता, पापा के जूते के साथ पापा का दूसरा जूता, पेयर जो बनता है वो बराबरी वालों में बनता है। यस। अब यहां पर मेरे भाई पापा से भी आया एक क्रोमोसोम नंबर 1, मम्मी से भी क्रोमोसोम नंबर 1, दोनों की दोस्ती हो गई क्योंकि दोनों क्रोमोसोम नंबर 1 है, दोनों का साइज बराबर है, दोस्ती हो गई। यस। पापा का क्रोमोसोम नंबर 2, मम्मी का क्रोमोसोम नंबर 2, दोस्ती हो गई। पापा का क्रोमोसोम नंबर 3, मम्मी का क्रोमोसोम नंबर 3, दोस्ती हो गई। पापा का क्रोमोसोम नंबर 4, मम्मी का क्रोमोसोम नंबर 4, दोस्ती हो गई। पापा का क्रोमोसोम नंबर 5, मम्मी का क्रोमोसोम नंबर 5, दोस्ती हो गई। और पापा का क्रोमोसोम नंबर 6, मम्मी का क्रोमोसोम नंबर 6, ऐसे दोस्ती हो गई। ऐसे आपके पेयर्स बन जाएंगे काफी सारे। सेम सेम साइज के क्रोमोसोम जिनका सेम सेम नंबर था 1 1 2 2 3 3, इनकी दोस्ती हो गई। इसे हम क्या कहते हैं? होमोलोगस पेयर। होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, आइसो का मतलब होता है सेम, एनाइसो का मतलब होता है डिफरेंट, होमोलोगस। होमो का मतलब हो गया सेम, यानी सेम साइज के जो क्रोमोसोम है वो यहां पर आपको देखने को मिले। ये क्या है? आपका क्रोमोसोम नंबर 1 है। कहां से आया? पापा से आया। तो ये क्या है? क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम फादर, क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम फादर। और ये क्या आया? ये आपका आया मम्मी से, क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम मदर, यानी फ्रॉम फीमेल। तो मेल से भी एक क्रोमोसोम नंबर 1 आया, फीमेल से भी एक क्रोमोसोम नंबर 1 आया। इन दोनों ने क्या कर लिया? पेयर बना लिया, इन दोनों की जोड़ी बन गई है। तो इन दोनों क्रोमोसोम्स को साथ में हम क्या कहते हैं? होमोलोगस पेयर कहते हैं। दो जूतों की साथ में जोड़ी बन गई, सेम सेम साइज के जूतों की। इसे हमने शू का पेयर कह दिया, जूतों का पेयर कह दिया, जूतों की जोड़ी कह दी। ऐसे ही क्रोमोसोम्स की जोड़ी बन गई, इसे होमोलोगस पेयर कहा। करेक्ट। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इनमें ये वाली जो आपको आर्म्स दिखाई दे रही हैं, ये आपस में गुत्थम गुत्था हो जाती हैं। इन आर्म्स को हम लोगों ने, इन क्रोमेटिड्स को हम लोगों ने क्या कह दिया? आराम से देखिए, ये दोनों आपस में बहन है, सिस्टर बोला। ये दोनों आपस में बहन है, सिस्टर बोला। ये और ये आपस में बहन नहीं है। इस वाली क्रोमेटिड का पापा ये रहा और इस वाली क्रोमेटिड का पापा ये रहा। इन दोनों का पापा सेम है, इसका और इसका पापा अलग अलग है ना? इन दोनों का पापा सेम था यहां पर, इन दोनों का पापा सेम था यहां पर, इसका और इसका पापा अलग है, इसका और इसका पापा अलग है। तो क्या ये दोनों आपस में बहनें हुई? नहीं हुई गुरुजी। तो यहां पर आप लिख देंगे इनको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये दोनों क्रोमोसोम सेम साइज के हैं, इसीलिए आपने इन्हें क्या कहा? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की ये दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में आपका क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है। तो यहां पर नोट बनाइए एक 10 रुपए का, और एक छोटी सी बात लिख लीजिए मेरे भाई। नोट है, आराम से यहां पर एक बात लिख लीजिए। क्रोमोसोम्स ऑफ
सेम साइज एंड नंबर, यानी क्रोमोजोम नंबर 1 जो है आपके मदर और फादर के, तो आपका क्रोमोजोम ऑफ सेम साइज एंड नंबर आर पेयर्ड टुगेदर, आर पेयर्ड टुगेदर, therefore they make a homologous pair। इसीलिए क्या बन जाता है, होमोलोगस पेयर बन जाता है। होमो का मतलब ही क्या है, होमो का मतलब है आपका सेम या सिमिलर। तो सेम सेम से क्रोमोसोम आपस में आकर के जोड़ी बना लेंगे, जैसे सेम साइज के दो जूते आपस में आके जोड़ी बना लेते हैं। तो क्रोमोसोम जो है ये क्या बना लेंगे, आपका होमोलोगस पेयर बना लेंगे, खुद जैसा एक और क्रोमोसोम ढूंढ करके। नाउ क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन कहां होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो एक दूसरे के पास पास हैं इनके बीच में होती है। तो आप कहते हैं कि क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन अकर बिटवीन, आराम से इस बात को लिखिएगा, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। करेक्ट है, यस गुरुजी एकदम करेक्ट है, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। और थोड़ी बहुत परेशानी होगी तो अगली स्लाइड में ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अभी आपको हो सकता है क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन के बारे में ना पता हो। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर देखिए मेरे भाई, ये वाली जो आपकी आर्म है ना, ये थोड़ी ऐसे आ जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, और ये वाली आर्म थोड़ी ऐसे आ जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। ये दोनों के दोनों आर्म्स, ये पीली वाली और ये नीली वाली आपस में क्रॉस कर जाएंगे, इसी को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। ये दोनों आर्म्स आपस में ऐसे क्रॉस कर जाएंगी, और ये नीचे वाली जो दोनों आर्म्स है ये भी आपस में कैसे कर जाएंगी, क्रॉस कर जाएंगी। नीचे वाली दोनों आर्म्स ये आपस में ऐसे क्रॉस बना गई, और ये जो ऊपर वाली आर्म्स हैं ये भी आगे आके आपकी क्रॉस बना गई, इसे हमने क्रॉसिंग ओवर कहा। तो क्रॉसिंग ओवर क्या इसमें और इसमें हो सकती है, नहीं भैया ये तो बहुत दूर दूर है। क्या इसमें और इसमें हो सकती है, नहीं भैया ये तो बहुत दूर दूर है। क्या इसमें और इसमें हो सकती है, ये तो और दूर है। क्या इसमें और इसमें हो सकती है, तो और दूर है। सिर्फ यही आपकी पास पास है, ये वाली और ये वाली, सिर्फ यही पास पास है, ये वाली और ये वाली, सिर्फ इन्हीं के बीच में क्रॉसिंग ओवर आपको देखने को मिल सकती है, और कहीं नहीं देखने को मिल सकती। इसीलिए आप कहते हैं कि क्रॉसिंग ओवर होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। ये दोनों क्रोमोसोम एक जैसे हैं तो इन्हें होमोलोगस कह दिया, और इनकी भी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि ये जो क्रोमेटिड है इसके पापा ये वाले हैं, ये वाली जो क्रोमेटिड है इसके पापा ये वाले हैं। तो इन दोनों के पापा अलग हैं, ये दोनों एक दूसरे की बहनें नहीं हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं होमोलोगस क्रोमोसोम की। इनमें आपको यहां पर क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगी। अब ये क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है इसको आराम से समझना मेरे भाई, बहुत प्यारा मैकेनिज्म है। पहले तो मुझे बताओ कि आपने यहां तक की बातें लिख ली हैं या नहीं। एक बार डन लिख दीजिए फटाफट इन द चैट सेक्शन। यस, चैट ऑफ कर दें, कोई बात नहीं यार, इग्नोर करो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। आप आराम से पढ़ाई पे ध्यान दो, आपका इतना बेहतरीन भाई आपके सामने खड़ा है, मेरी बातों पे ध्यान दो, है ना। और कहीं देखने की जरूरत नहीं है, ये सारे तो हमें सिखा रहे हैं, है ना, कि क्या क्या जीवन में इग्नोर करना पड़ता है। अभी तो जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी जो आंखों के सामने खड़ी होंगी और इग्नोर करनी पड़ेंगी। ये तो कुछ भी नहीं है, चैट इज द एकदम टुच्ची प्रॉब्लम टू हैंडल, है ना, इस पे तो ध्यान देना ही नहीं चाहिए। तो अगर आपको लगता है जरा सा भी ये चैट आपको डिस्टर्ब कर रही है, एकदम भैया पूरा का पूरा फोकस आराम से लेक्चर के ऊपर डाल दो। और अगर आपको लगता है कि ये डन वगैरह भी आपको नहीं लिखना है तो इसको भी इग्नोर कर सकते हो फिलहाल के लिए, जब तक ये स्पैमिंग चल रही है। कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के ऊपर, क्योंकि अब जो अगली स्लाइड में आप पढ़ने वाले हो मेरे भाई, ये बड़ी ही धमाकेदार चीज है, ये बड़ी खतरनाक चीज है। ये आपने पढ़ ली तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा। आराम से मेरी बातों को सुनिएगा, आराम से मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा मेरे भाई। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेशन। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं बहुत बेहतरीन चीज है, आराम से सुनना। मैं कह रहा हूं मेरे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स का एक पेयर है, ठीक है। समझ लीजिए मैंने यहां पर ये ऑरेंज कलर का एक क्रोमोसोम बनाया है, ऑरेंज कलर का, है ना। इसको मैं ऊपर भेजूंगा, अभी मैं बना रहा हूं जस्ट नीचे। ये आपका ऑरेंज कलर का क्रोमोसोम है, और सेम ऐसा ही एक क्रोमोसोम मैंने बनाया है, किस कलर का, सेम ऐसा ही एक क्रोमोसोम मैंने बना लिया है, लेट्स से आपका स्काई ब्लू कलर का।
ये दोनों आपके एकदम सेम सेम है? यस गुरुजी एकदम सेम सेम है। तो क्या ये होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए? यस गुरुजी ये होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए, ये होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। दोनों सेम साइज के हैं, एकदम सेम सेम सा सब कुछ है, तो क्या ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो गए? यस गुरुजी ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो गए। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या दिखाने लग पड़ेंगे? ये होमोलोगस क्रोमोसोम दिखाएंगे क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है गुरुजी? अभी बताता हूं। नाम में घुस जाओ, सर पे लगा लो चमेली का तेल, है ना, पहली बार चमेली का तेल लगाऊंगा जीवन में मेरे भाई तुम्हारे लिए। तो अगर आप नाम में घुस जाएं तो आपको यहां पर नाम से ही पता लग जाएगा कि कोई क्रॉस बनने वाला है। और क्रॉस कब बनता है? क्रॉस तब बनता है जब दो चीजें आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएं, एक दूसरे को काट दें, तब क्रॉस बनता है। तो क्रॉस हम लोग यहां पर बना लेते हैं। क्रॉस कैसे बनेगा मेरे दोस्त मेरी जान? क्रॉस कैसे बनेगा? यहां पर हमारा ये जो ऑरेंज वाला क्रोमोसोम है, इसके एक साइड की क्रोमेटिड तो नॉर्मली पड़ी रहेगी, यस गुरुजी, और दूसरे साइड की क्रोमेटिड जो है ये थोड़ा सा इस साइड में बढ़ जाएगी। करेक्ट है? करेक्ट है गुरुजी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे ये जो नीला वाला क्रोमोसोम है इसमें भी सेम सेम चीज होगी। इसकी एक साइड की जो क्रोमेटिड है ये तो अपनी मस्त पड़ी रहेगी, और दूसरी साइड की जो क्रोमेटिड है ये यहां पर आके इसको काट देगी, इसके साथ क्रॉस बना लेगी, इसके साथ क्रॉस बना लेगी। तो क्रॉसिंग ओवर का सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? बहुत पतला कर लेता हूं अपने पेन को। क्रॉसिंग ओवर का मतलब यहां पे आपका एक हल्का सा क्रॉस बन रहा है। ये जो आर्म्स हैं ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं? काट रही हैं। ये आपका एक क्रॉस बना। तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब नाम से ही पता लग रहा है, बिल्कुल सर, कि ये जो आपकी आर्म्स थी इन्होंने क्रॉस कर दिया है, ये जो आपकी आर्म्स थी इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया है। दिस इज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या हो जाता है मेरे भाई मेरी जान? क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या हो जाता है? क्रॉसिंग ओवर के बाद आप कहते हैं कि एक और चीज होगी जिसका नाम है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन। अब रिकॉम्बिनेशन हो रही है तो भैया वही जो थोड़ा बहुत चमेली का तेल अभी आपके हाथ पे लगा रहा होगा, है ना, उसी को भैया लगा लीजिए खोपड़ी के ऊपर। रिकॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है? कंबाइन कर रहे हो आप चीजों को दोबारा। री मतलब अगेन, कॉम्बिनेशन कर रहे हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये जो आर्म्स हैं ये आपस में क्या कर जाएंगी? एक्सचेंज कर जाएंगी। कैसे एक्सचेंज कर जाएंगी? गौर से सुनना ओ मेरे मुन्ना, गौर से सुनना मेरे भाई। यहां पर आपको पता लगेगा कि क्रॉसिंग ओवर कैसे हुई है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि ये ऑरेंज वाली आर्म जो है ये रिएक्ट कर गई किसके साथ? आपकी इस स्काई ब्लू वाली आर्म के साथ, है ना। क्या हुआ मेरे भाई? आराम से सुनिए। मैं कह रहा हूं कि ये आपकी ऑरेंज वाली जो आर्म थी ये स्काई ब्लू वाली आर्म के साथ ऐसे क्रॉस ओवर कर चुकी थी। अब क्या हुआ? ये अपने छोटे छोटे पार्ट्स को एक्सचेंज कर लेंगे, यानी इस ऑरेंज वाले का छोटा सा भाग कट करके इस स्काई ब्लू वाले पे आ जाएगा, इस स्काई ब्लू वाले का छोटा सा भाग कट के इस ऑरेंज वाले पे आ जाएगा। रिकॉम्बिनेशन, यानी यहां का छोटा सा पार्ट यहां कंबाइन हो गया, यहां का छोटा सा पार्ट यहां कंबाइन हो गया, इसे रिकॉम्बिनेशन कहा। नई कॉम्बिनेशन बनी है। तो नई कॉम्बिनेशन बनी है तो ये ऑरेंज वाला जो था ये जहां स्काई ब्लू वाले के साथ अटैच हुआ, स्काई ब्लू वाले का छोटा सा भाग यहां पर आ गया गुरुजी। स्काई ब्लू वाले का छोटा सा भाग यहां पे आ गया गुरुजी। अब मेरे भाई ये स्काई ब्लू वाला जो है ये भी तो ऑरेंज वाले के साथ इंटरेक्ट किया था, तो ऑरेंज वाले का छोटा सा भाग स्काई ब्लू वाले पे आ गया गुरुजी। स्काई ब्लू वाले पे छोटा सा ऑरेंज वाले का भाग आ गया गुरुजी। यही तो आपकी रिकॉम्बिनेशन है, बिल्कुल रिकॉम्बिनेशन है। अब मैंने आपको क्या बताया? अब मैंने आपको बताया मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे बंधु, मेरी बात को आराम से सुनिएगा। अब मैंने आपको बताया ये क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन हो चुकी है। अब क्या होगा? अब होगी मियोसिस 1। अब होगी मियोसिस 1। अगर मेरे भाई मियोसिस 1 होगी तो क्या आपके एक सेल से दो डॉटर सेल्स बन जाएंगी? मियोसिस 1 मतलब पहली बार मियोसिस हो रही है तो एक सेल से दो डॉटर सेल्स बन जाएंगी, बिल्कुल बन जाएंगी। अगर दो डॉटर सेल बनेंगी तो आप क्या करेंगे? इस कंटेंट को आधा आधा बांट देंगे। यस गुरुजी, आधा आधा बांट देंगे। तो दो डॉटर सेल्स कैसी बनी? कुछ ऐसी बनी। एक डॉटर सेल में ये वाला चला गया, एक डॉटर सेल में ये वाला चला गया। यहां पे और अच्छे से बना लीजिए। ये जो स्काई ब्लू वाला था इस पे छोटा सा पार्ट ऑरेंज वाले का रह गया, स्काई ब्लू वाले पे छोटा सा पार्ट ऑरेंज वाले का रह गया, ऑरेंज वाले पे छोटा सा पार्ट स्काई ब्लू वाले का रह गया, ऑरेंज वाले पे छोटा सा पार्ट स्काई ब्लू वाले का रह गया। करेक्ट? ये हुआ। तो आपने दो डॉटर सेल बना ली। इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे सेल 1।
मियोसिस 1 हुई, 2 डॉटर सेल बन गए, सेल 1 और सेल 2 2 डॉटर सेल बन गए। अब क्या होगा मेरे भाई मेरे दोस्त, अब क्या होगा, बहुत आराम से सुनिएगा मेरी बात को। अब क्या होगा भैया, मियोसिस 2 होगा। आपको पता है मियोसिस में तो टोटल आपकी कितनी डॉटर सेल बनती हैं, 4 डॉटर सेल बनती हैं। अभी तो मियोसिस 1 हुआ है, बस मियोसिस 2 होना रहता है, बिल्कुल मियोसिस 2 होना रहता है। तो यहां पर मियोसिस 2 हो जाएगा, मियोसिस 2 हो जाएगा। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। अगर मियोसिस 2 होगा, बहुत प्यारी बात है यार, प्लीज आराम से सुनना, अगर मियोसिस 2 होगा तो क्या इस डॉटर सेल के भी 2 टुकड़े हो जाएंगे? यस गुरुजी, इस डॉटर सेल के भी 2 टुकड़े हो जाएंगे। और क्या इस डॉटर सेल के भी 2 टुकड़े हो जाएंगे? यस गुरुजी, आराम से हो जाएंगे। तो आपने यहां पर क्या बना लिया, आपने यहां पर क्या बनाया, चारों डायग्राम गौर से बना लीजिए। आपने यहां पर बनाया एक ऐसा क्रोमोसोम जिसमें एक ही क्रोमेटिड है और सिर्फ ऑरेंज कलर की है, एक ही क्रोमेटिड है और सिर्फ ऑरेंज कलर की है। करेक्ट। दूसरा आपने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जहां पे ऑरेंज कलर की क्रोमेटिड है और इस पे स्काई ब्लू कलर के मार्क्स बने हुए हैं, जहां पे ऑरेंज कलर की क्रोमेटिड है और स्काई ब्लू कलर के मार्क्स बने हुए हैं। उसके बाद आपने ऐसी चीज बनाई जहां स्काई ब्लू कलर की क्रोमेटिड है, जहां स्काई ब्लू कलर की क्रोमेटिड है और ऑरेंज कलर के इस पे मार्क्स हैं। और चौथी आपने ऐसी बनाई जहां पे सिर्फ स्काई ब्लू कलर की क्रोमेटिड है, कोई मार्क्स नहीं है। तो यहां पर आपके 4 कंडीशंस देखने को मिली गुरुजी, 4 कंडीशन देखने को मिली। ये 4 कंडीशन है, इनको आप लिख डालिए एक बार यहां पर। दिस इज सेल 1, दिस इज सेल 2, this is cell 3, this is cell 4। सेल 1 2 3 4 4 डॉटर सेल आपकी बन चुकी हैं, किसके बाद, आपकी मियोसिस 2 के बाद। यानी यहां पर आपके 4 डॉटर सेल बनी है और ये चारों की चारों क्या डिफरेंट है। मैंने आपको एक बात लिखवाई थी मेरे भाई, मैंने ये लिखवाया था कि मियोसिस में 4 डॉटर सेल बनती हैं और चारों की चारों डिफरेंट होती हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये बात हम प्रूव कर रहे होंगे आगे। ये जो आपके क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, इनकी आर्म्स आपस में थोड़ा थोड़ा पार्ट एक्सचेंज कर लेती हैं। इसे क्रॉसिंग ओवर या फिर आपका रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। जब ये रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गई, जब मियोसिस 1 मियोसिस 2 कंप्लीट हो गई, तो 4 डॉटर सेल्स बनी, एक सिर्फ ऑरेंज, एक ऑरेंज पे ब्लू, एक ब्लू पे ऑरेंज, एक सिर्फ ब्लू। चारों के चारों डॉटर सेल्स क्या है, डिफरेंट हैं, चारों की चारों डॉटर सेल्स अलग हैं। तो आप कह सकते हैं ऑल 4 सेल्स आर डिफरेंट। और इसीलिए मियोसिस जो है, इससे वेरिएशन आती हैं, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन से वेरिएशन आती हैं। अब अलग अलग गैमीट जब फ्यूज करेंगे तो अलग अलग जेनेटिक कॉम्बिनेशन वहां पर जाएंगी, अगली जनरेशन में जाएंगी। तो ये चारों जो गैमीट्स बनेंगे ये डिफरेंट बनेंगे बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। एक बार यहां तक लिख लीजिए, डन बोल दीजिए, फिर मैं आपको डिटेल में एक बार रिवीजन कराता हूं इस पूरे प्रोसेस का। यहां तक सिर्फ और सिर्फ आप डन लिख दीजिए कि सर हमारा लिखने का काम खत्म हो चुका है, अब हम पेन छोड़ रहे हैं, अब आप हमें समझाइए। मैं एक और बार पूरा का पूरा प्रोसेस आपके सामने रखूंगा, बढ़िया तरीके से आपको मियोसिस अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है पूरा का पूरा क्रैक कराऊंगा, बहुत आराम से। यस, आराम से आइए, फटाफट बताइएगा। क्रिस्टल क्लियर, बहुत अच्छा यार, शानदार, ग्रेट, ओके। डन हो चुका है, बहुत सारा डन हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहले जब मैं इस सेशन में आया था, मैंने एक स्लाइड ली थी और वहां माइटोसिस और मियोसिस को मैंने आपके सामने रखा था। मैंने आपको बताया कि माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनते हैं और जो दोनों के दोनों डॉटर सेल हैं वो पेरेंट सेल से सिमिलर हैं, पेरेंट सेल के ही इक्वल हैं, इसीलिए उसे इक्वेशनल डिवीजन कहा। अगर पेरेंट सेल के पास 50 रुपए थे तो दोनों डॉटर सेल्स के पास भी 50-50 रुपए हैं, इसीलिए माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा गया। तो 2 बातें हैं, माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनेंगे और ये दोनों सेल जो है ये पेरेंट से सिमिलर होंगे। 2 बातें हमने सीखी। मियोसिस में ये दोनों बातें अलग हो जाती हैं। मियोसिस में अभी हमने प्रूव कर लिया है कि एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बनेंगी और ये चारों के चारों डॉटर सेल जो हैं इनमें पेरेंट के कंपैरिजन में आधे क्रोमोसोम होंगे, क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाएगा, यानी क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाएगा, इसीलिए इसे रिडक्शनल डिवीजन कह दिया गया मेरे भाई। और ये जो मियोसिस है, यहां चारों की चारों जो डॉटर सेल्स बन रही हैं वो डिफरेंट हैं, चारों डॉटर सेल्स एक दूसरे से भी डिफरेंट है, राइट। तो यहां पर ये डिफरेंस जो है वो कैसे क्रिएट हुआ, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। मैंने आपको कहा कि आपके हर सेल में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम हैं, यानी आपके पापा से एक पूरा का पूरा सेट आया है, 23 क्रोमोसोम आए हैं, आपकी मम्मी से एक पूरा का पूरा सेट आया है, 23 क्रोमोसोम आए हैं।
तो आपके पापा के पास भी क्रोमोसोम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थे, आपकी मम्मी के पास भी क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थे। तो पापा का जो क्रोमोसोम नंबर 1 है ये मम्मी वाले क्रोमोसोम नंबर 1 से दोस्ती कर लेगा क्योंकि इनका साइज सेम है, तो होमोलोगस पेयर बन जाएगा, एक पेयर बन गई, एक जोड़ी बन गई क्रोमोसोम नंबर 1 की क्रोमोसोम नंबर 1 के साथ, क्रोमोसोम नंबर 2 की क्रोमोसोम नंबर 2 के साथ, क्रोमोसोम नंबर 3 की क्रोमोसोम नंबर 3 के साथ, क्रोमोसोम नंबर 4 की क्रोमोसोम नंबर 4 के साथ, क्रोमोसोम नंबर 5 की क्रोमोसोम नंबर 5 के साथ, क्रोमोसोम नंबर 6 की क्रोमोसोम नंबर 6 के साथ। तो सेम साइज के जो क्रोमोसोम हैं जिनका नंबर एकदम सेम है ये साथ में आकर के जुड़ जाएंगे और पेयर बना लेंगे। अब यहां पर ये क्रोमोसोम है, ये इस क्रोमोसोम की पीले वाले की पहली क्रोमेटिड, ये इस पीले वाले की दूसरी क्रोमेटिड, इन दोनों क्रोमेटिड का पापा सेम है यानी सेंट्रोमियर सेम है, तो ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे की बहनें हुई हो गई। ये है मम्मी से आया हुआ क्रोमोसोम नंबर 1, ये पापा से आया हुआ क्रोमोसोम नंबर 1, तो मम्मी वाले क्रोमोसोम में भी ये आपकी एक क्रोमेटिड, ये आपकी दूसरी क्रोमेटिड, इन दोनों का सेंट्रोमियर है सेम, तो ये दोनों भी आपस में बहनें हो गई, ये दोनों बहनें, ये दोनों बहनें, ये दोनों क्रोमोसोम साइज सेम लेकर के बैठे हुए हैं यानी ये पेयर बना लेते हैं। तो ये वाली जो आपकी क्रोमेटिड है ये इस वाली के साथ क्रॉस हो सकती है, ये वाली जो है इस वाले के साथ क्रॉस हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये पास पास आ रहे हैं, पर ये दोनों आपस में बहनें नहीं है। ये वाली क्रोमेटिड देखोगे तो इसका सेंट्रोमेयर यहां है, ये वाली क्रोमेटिड देखोगे तो इसका सेंट्रोमेयर यहां है, यानी ये दोनों क्रोमेटिड आपस में बहने नहीं हैं, तो इन्हें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहा होमोलोगस क्रोमोसोम का। क्योंकि ये पापा से आया हुआ क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये मम्मी से आया हुआ क्रोमोसोम नंबर 1 है, दोनों क्रोमोसोम नंबर 1 ही हैं, तो दोनों होमोलोगस है। इनकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर होती है। तो समझ लीजिए दोनों क्रोमोसोम मैंने यहां पर बनाए। अब क्या होगा, ये वाली जो आर्म है ऐसे बढ़ जाएगी, ये वाली आर्म ऐसे बढ़ जाएगी, इन दोनों के बीच में क्रॉस बन जाएगा। ये वाली आर्म ऐसे बढ़ जाएगी, ये वाली आर्म ऐसे बढ़ जाएगी, इन दोनों के बीच में भी क्रॉस बन जाएगा, तो क्रॉसिंग ओवर हुई, ऐसा क्रॉस सा बन गया। अगर क्रॉस सा बन गया, इस ऑरेंज वाले का छोटा सा पार्ट इस ब्लू वाले पे चला जाएगा, ब्लू वाले का छोटा सा वाला पार्ट ऑरेंज वाले पे, ऑरेंज वाले का छोटा पार्ट ब्लू वाले पे, ब्लू वाले का छोटा पार्ट ऑरेंज वाले पे, और आपको ये रिकॉम्बिनेशन होती हुई दिखाई दी, नई कॉम्बिनेशन बन जाएगी। यहां ऑरेंज वाला अलग है, ब्लू वाला अलग है, यहां ऑरेंज वाले पे हल्का सा ब्लू आ गया, यहां ब्लू वाले पे हल्का सा ऑरेंज आ गया, नई कॉम्बिनेशन बनी है, रिकॉम्बिनेशन यहां पर हो गई। अब मेरे भाई रिकॉम्बिनेशन हो जाने के बाद क्या होगा? मियोसिस 1 स्टार्ट होगा, यानी अब सेल की डिवीजन स्टार्ट होगी। तो मियोसिस 1 जब होगा तो एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे, सीधा सीधा इन क्रोमोसोम को सेपरेट कर दो, कोई चीराफाड़ी नहीं करनी हमको, ये क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। एक डॉटर सेल में ऐसा क्रोमोसोम आया जहां ऑरेंज पे ब्लू पार्ट था, एक डॉटर सेल में ऐसा क्रोमोसोम आया जहां पे ब्लू पे ऑरेंज पार्ट था। समझ में आ गया सर? 2 डॉटर सेल बन गई। अब ये दोनों डॉटर सेल मियोसिस 2 में घुसेंगी, इससे भी फर्दर 2 डॉटर सेल बनेंगी, इससे भी फर्दर 2 डॉटर सेल बनेंगी, टोटल 4 सेल बन जाएंगे। इससे भी 2 सेल अगर हमें बनाने हैं तो आधा आधा कंटेंट देना पड़ेगा दोनों डॉटर सेल में, इससे भी 2 डॉटर सेल बनाने हैं तो आधा आधा कंटेंट देना पड़ेगा 2 डॉटर सेल में। तो यहां पे क्या हुआ, सिर्फ ऑरेंज वाला आपका पार्ट जो है एक डॉटर सेल में चला गया, दूसरे डॉटर सेल में ऐसा पार्ट चला गया जहां ऑरेंज पे ब्लू मार्किंग हो रखी है, तीसरे डॉटर सेल में ऐसा पार्ट चला गया जहां पे ब्लू पे ऑरेंज मार्किंग हो रखी है, और चौथे डॉटर सेल में ऐसा पार्ट चला गया जहां सिर्फ ब्लू है। तो क्या आपके चारों की चारों डॉटर सेल डिफरेंट हो गई? बिल्कुल, एक सिर्फ ऑरेंज, एक ऑरेंज पे ब्लू, एक ब्लू पे ऑरेंज, एक सिर्फ ब्लू। क्या चारों डॉटर सेल्स आपकी डिफरेंट हैं? बिल्कुल डिफरेंट है गुरुजी। ये बात हमको चमक गई है कि क्यों मियोसिस की वजह से वेरिएशंस आती हैं, क्यों मियोसिस इवोल्यूशन में हमको हेल्प करता है। यहां तक बातें चमक गई हैं तो फटाफट बता डालो मेरे भाई। यहां तक का जो कॉन्सेप्ट था इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मेरे भाई कल जब आप मियोसिस की गहराइयों में चलेंगे, जब आप मियोसिस को काफी डिटेल में जानेंगे तो आपको कुछ शब्द देखने को मिलेंगे, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, होमोलोगस क्रोमोसोम। अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ये सारी शब्द हैं क्या, इसीलिए हमने पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर करने पे ध्यान दिया है कि बेसिक कॉन्सेप्ट पहले हम समझ लें। मियोसिस तो होती रहेगी, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। यस, बहुत शानदार मेरे भाई, यहां तक का आपका रिवीजन भी हो गया है और अच्छे तरीके से हमने चीजें देख भी ली। अब मियोसिस को थोड़ा सा गहराई में समझते हैं, थोड़ा सा गहराई में समझते हैं, राइट। आराम से यहां पर हम क्या बना लेते हैं, एक सेल बना लेते हैं। ये आपका एक सेल है, ठीक है। इस सेल ने क्या दिखा डाला, इस सेल ने दिखा डाला मियोसिस 1, इस सेल ने दिखा डाला क्या, मियोसिस 1। मियोसिस 1 अगर दिखा डाला तो यहां 2 डॉटर सेल्स बन गई, बिल्कुल बन गई गुरुजी। अब ये जो दोनों डॉटर सेल हैं ये क्या दिखा देंगे, मियोसिस 2 दिखा देंगी, मियोसिस 2 दिखा देंगी।
जब ये दोनों डॉटर सेल मियोसिस 2 दिखाएंगी तो आपके क्या बन जाएंगे, 4 सेल्स बन जाएंगे, है ना। इनको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। आपके क्या बन जाएंगे, 4 सेल्स बन जाएंगे। 2 डॉटर सेल यहां पर, 2 डॉटर सेल आपके यहां पर, ये 4 सेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। करेक्ट। यहां पर इनके न्यूक्लियस भी हम लोग बना लेते हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहां पर ये न्यूक्लियस भी हमने बना लिया, ठीक है। तो मियोसिस के बारे में बहुत जनरल बातें हैं जो कि आपको समझनी चाहिए, वो सारी बातें मैं आपको यहां पर लिखवा देता हूं और अगली स्लाइड में भी आपको फेजेस के बारे में पता लग जाएगा। आराम से देखिएगा मेरे भाई। ये है आपका पेरेंट सेल, ये है आपका पेरेंट सेल। इस पेरेंट सेल को मैंने कहा डिप्लॉयड। इस डिप्लॉयड सेल में क्या हो रही है, मियोसिस हो रही है। अगर इस पेरेंट सेल में मियोसिस हो रही है तो पहले कौन सी मियोसिस होगी, सर मियोसिस 1 होगी, ये तो जाहिर सी बात है। तो इस एरो के ऊपर मैं मियोसिस 1 लिख देता हूं। अगर मैं मियोसिस 1 लिखता हूं तो ये जो 2 डॉटर सेल्स बनेंगी ये कैसी बनेंगी बताइए, अगर आपको पहले से पता है तो। ये जो 2 डॉटर सेल्स बनेंगी ये कैसी बनेंगी, हैप्लॉइड हैप्लॉइड बनेंगी, हैप्लॉइड हैप्लॉइड बनेंगी। यानी यहां 2n था, यहां पर n है, यहां पे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, यहां सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो यहां क्या क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया, बिल्कुल हो गया। 2n का मतलब क्या है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। और यहां पर क्या है आपका, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। यहां 2 सेट है, यहां 1 सेट है, तो क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गया मियोसिस 1 में। यस गुरुजी, हाफ हो गया। तो मियोसिस 1 को प्यार से क्या कहा जाता है, रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। कोई पूछ ले भैया मियोसिस में भी रिडक्शनल डिवीजन कौन सा है, मियोसिस 1 है। अब मियोसिस 1 के बाद ये जो आपके हैप्लॉइड सेल हैं, मैंने बताया था डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं मियोसिस के बाद, तो ये चारों सेल हैप्लॉइड हो जाएंगे, चारों सेल हैप्लॉइड हो जाएंगे। करेक्ट। चारों सेल अगर हैप्लॉइड है, यहां हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड, तो मियोसिस 2 जो है ये कैसा हुआ, माइटोसिस जैसा ही तो हुआ। तो मियोसिस 2 को हम लोग क्या कहते हैं, मियोसिस 2 को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, सेम माइटोसिस जैसा। इसलिए मियोसिस 2 को हमें इतना डिटेल में पढ़ना भी नहीं होता क्योंकि हम माइटोसिस पढ़ चुके हैं। तो आपका मियोसिस 2 जो है इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस, ये मियोसिस 2 है। यानी इस पूरे के पूरे स्लाइड से हमको क्या सार मिला, हमको क्या सीखने को मिला, हमें यह सीखने को मिला, अगर आप नोट बना लें तो आपको यहां पता लग जाए कि मियोसिस 1 जो है इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। मेन जो रिडक्शन है नंबर ऑफ क्रोमोसोम में वो कहां हो रही है, मियोसिस 1 में हो रही है। एंड मेरे भाई मियोसिस 2 जो है ये क्या है, आपकी इक्वेशनल डिवीजन है, जस्ट लाइक माइटोसिस। तो आप लिख सकते हैं कि मियोसिस 2 जो है, मियोसिस 2 इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, एंड इट इज सिमिलर टू माइटोसिस। जैसा हमने माइटोसिस को समझा वैसे ही आपका यहां पर हम मियोसिस 2 को भी समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यानी इस पूरे के पूरे स्लाइड में सिर्फ 2 लाइनें थी, मियोसिस 1 रिडक्शनल है और मियोसिस 2 इक्वेशनल है। ये सिंपल सी बात है। यानी आप ये बोल सकते हैं कि मियोसिस 2 माइटोसिस जैसा होता है और कुछ नहीं। यस, ऑलराइट। सर हैप्लॉइड तो डिवाइड नहीं करता। अरे मेरे भाई कौन सिखाता है ये सब कि हैप्लॉइड डिवाइड नहीं करता। मैंने कहा था कि हैप्लॉइड सेल जो है उसमें फर्दर रिडक्शन नहीं हो सकती। हैप्लॉइड जो है, अगर समझ लीजिए आपके पास 23 क्रोमोसोम है, इस 23 क्रोमोसोम में आप ऐसे सेल नहीं बना सकते जहां 11-11 क्रोमोसोम चले जाएं, पर 23 क्रोमोसोम से ऐसा सेल तो बना सकते हो ना जहां पे 23 ही क्रोमोसोम हो। रिडक्शनल डिवीजन नहीं कर सकते, इक्वेशनल डिवीजन तो कर ही सकते हो ना भाई। जब हमने सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पढ़ी थी तो हमने जाना था कि हैप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस हो सकती है, डिप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस हो सकती है।
हमने एक्सेप्शनल केसेस भी पढ़े थे, जैसे कि सोशल इंसेक्ट्स थे, जैसे कि आपका मेल मक्खा था, तो जो मक्खी है, फीमेल मक्खी है, उसकी बॉडी तो डिप्लॉयड सेल्स की बनी हुई है, तो वहां डिप्लॉयड सेल्स ही माइटोसिस करेंगे। लेकिन जो मेल मक्खा था, मक्खन चंद जो था, वो तो आपका हैप्लॉयड सेल में माइटोसिस करेगा ना। और आपके कई सारे ऐसे प्लांट भी हैं जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, इनकी जो बॉडी है, उनकी बॉडी में है ही हैप्लॉयड सेल, तो वो तो हैप्लॉयड सेल में ही माइटोसिस करेंगे ना। हैप्लॉयड सेल में माइटोसिस तो हो ही सकती है। अब ये जो मियोसिस 2 है, इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस, इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस, यहां कुछ घट थोड़ी रहा है। मैं कह रहा हूं क्रोमोसोम का नंबर जो है एक ही बार आधा होता है, यहां पे हो गया आधा मियोसिस 1 में रिडक्शनल डिवीजन, इसके बाद थोड़ी होता रहेगा। कहने का मतलब है अगर आपके पास एक डिप्लॉयड सेल है, तो उस डिप्लॉयड सेल से आप क्या कर रहे हैं, 2 सेल बना रहे हैं जो कि हैं हैप्लॉयड। फिर वो जो हैप्लॉयड सेल है उनमें मियोसिस 2 हो रही है, मियोसिस 2 माइटोसिस जैसी है, तो जैसे आपके 2 सेल थे वैसे 4 सेल बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यस मेरे भाई, कंसेप्ट तो आपके बहुत हिले हुए हैं, मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि चीजें इतनी आसान हो जाएंगी। जितने भी डाउट है फटाफट पूछो, मुझे लगता है इस पे हमें टाइम देना चाहिए। रीसेंट डाउट पूछो, ऐड करते रहो मेरे भाई। सर फरेंद्र बाहुबली कब आएगा? इस वीक आता रहेगा। पहले मेरे भाई इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट्स पूछ डालो, रिसेंट में मैं दोबारा खोलूंगा रिसेंट, एक बार फटाफट सारे डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड ऐड करो, है ना। सर आपने बोला था हैप्लॉइड सेल मियोसिस नहीं करते, हैप्लॉइड सेल डायरेक्टली मियोसिस नहीं करते, ये सेल हैप्लॉइड नहीं हो सकता, ये तो हैप्लॉइड इसी से बने हैं ना। मैंने क्या कहा, हैप्लॉइड सेल से मियोसिस स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि ये अगर हैप्लॉइड होगा तो ये n/2 होंगे, n/2 जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती दुनिया में। लेकिन अगर मेरे भाई ये डिप्लॉयड है तो ये चारों सेल तो हैप्लॉइड है ना, हैप्लॉइड तो सर्वाइव कर ही सकते हैं। आपकी बॉडी में समझ लो एक डिप्लॉयड सेल है, उसने 4 स्पर्म्स बना दिए हैप्लॉइड, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर कोई हैप्लॉइड सेल होता यहां पे, तो वो n/2 थोड़ी बना पाता। तो आप इस बात को अच्छे से समझिए कि हैप्लॉइड सेल अगर कोई है तो उससे मियोसिस स्टार्ट नहीं हो सकती। बीच में तो हैप्लॉइड सेल बनेगा ना मेरे भाई, मियोसिस करोगे तो हैप्लॉइड सेल्स तो बनेंगे ही, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। यस आ जाओ मेरे भाई। ओके एक और बार रीसेंट डाउट खोल रहा हूं, फटाफट डालो मेरे भाई रीसेंट डाउट में। सर हाउ हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड? समझ लो मैं एक हैप्लॉइड सेल हूं और मुझे 1000 हैप्लॉइड सेल बनाने हैं, मैं क्या करूंगा? सर अगर आपको हैप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बनाने हैं, एक जैसा सेल है आपके पास, वैसे ही हजारों सेल बनाने हैं, तो माइटोसिस करो ना यार, माइटोसिस करो। माइटोसिस में जैसा पेरेंट सेल होता है वैसे ही डॉटर सेल बन जाते हैं। तो अगर आपके पास एक हैप्लॉइड सेल है, हजारों हैप्लॉइड सेल बनाने हैं, माइटोसिस कर दो। आपके पास एक जाइगोट है जो कि डिप्लॉइड सेल है, उससे आपको अपनी पूरी बॉडी के करोड़ों सेल्स बनाने हैं, माइटोसिस कर लो, कोई मना थोड़ी कर रहा है। यस मेरे भाई, वो जो पापा मम्मी वाला एग्जाम्पल है स्टार्टिंग में, वो 25-50 रुपए वाला, वो ये समझाने के लिए है कि शुरू में आपके पास 50 रुपए थे, एंड में 25-25 आ गए, वहां कोई मियोसिस 1-2 डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, समझो। ऐसे तो आपको एग्जाम्पल भी नहीं दे पाएगा कोई ठीक से। यस वहां पर यह बताया गया है कि पेरेंट सेल जो है उसमें जितने रुपए हैं आपके चारों डॉटर सेल में, उससे आधे आधे रुपए ही पहुंच पाएंगे। वहां सिर्फ यह बोला गया था कि एस फेज में एक बार आपका डीएनए का कंटेंट डबल होता है और 2 बार डिवाइड होता है, तो बच्चों में आधी आधी चीजें पहुंची हैं। वहां पर बताया भी गया था अलग से कि आगे आप इस चीज को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, है ना। रिफ्रेश कहां से होता है ये बताओ यार एक बार, ये रिफ्रेश होता कहां से है? रिफ्रेश तो मैं इसको कर दूं, है ना। अच्छा कैसे होगा रिफ्रेश, कैसे होता है भाई? रिफ्रेश का तो बटन ही नहीं है, वो जो ऐसा ऐसा गोल सा बना रहता है, ये वाला बटन का है। ओके मतलब पहले रिडक्शन होगा फिर माइटोसिस होगा। भाई मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस, डायरेक्ट माइटोसिस मत बोलो इसे, ये माइटोसिस जैसा है, इक्वेशनल है इसलिए माइटोसिस जैसा है, इट इज नॉट एकदम माइटोसिस, है ना। भाई तुम्हें दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, आराम से बैठो, है ना, चौड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए, एकदम छोड़ दो, अभी तक जो हुआ है सब भूल जाओ, है ना। आराम से बैठ के सीखो, कई बच्चे सीख गए होंगे, कोई बात नहीं मेरे भाई, आराम से आप इस चीज को रिवाइज करते रहो, रिविजिट करते रहो, क्योंकि बाकी बच्चे जिनको चीजें समझ में नहीं आई हैं उनको समझाना बहुत जरूरी है मेरे लिए, है ना। अभी के लिए थोड़ा सा जिनको समझ में आ चुकी हैं थोड़ा शांत रहिएगा और बाकी स्टूडेंट्स को सीखने दीजिएगा, आराम से सुनिए। मैंने आपको बताया कि आपके पास एक सेल है, यह सेल है डिप्लॉयड सेल, यानी इस सेल में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है।
जब एक सेल में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं तो आप इसमें मियोसिस करा सकते हो। जब आप इसमें मियोसिस 1 कराओगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 सेल बन जाएंगे जिनमें 23 क्रोमोसोम चले जाएंगे, एक एक सेट ऑफ क्रोमोसोम चला जाएगा। और जैसे आप हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस कराते हो वैसे यहां पर भी क्या हो जाएगी, मियोसिस 2 हो जाएगी। यहां पर जो क्रोमोसोम है ये आधे आधे फट जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे जैसे माइटोसिस में हुए थे। तो आधा आधा क्रोमोसोम फट करके अगर 2 डॉटर सेल में गया है वो कंप्लीट क्रोमोसोम बाद में आगे चल करके तैयार कर सकता है। तो आपके 2 डॉटर सेल्स जो थे हैप्लॉइड, इनसे 4 हैप्लॉइड सेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एक और बार समझिए इस चीज को आराम से। मैंने यहां पर बस आपको यह बताया था कि जो आपका पेरेंट सेल है इसमें जितना आपके पास अमाउंट है सेम इतना ही अमाउंट पहुंचता है दोनों डॉटर सेल में जब आप माइटोसिस कराते हैं। पेरेंट के पास भी 50 रुपए हैं, डॉटर सेल्स के पास भी 50-50 रुपए हैं। कैसे? पेरेंट के पास 50 रुपए थे, ये जो पेरेंट था इसने अपने अमाउंट को डबल कर लिया इस फेज में जाकर के, इसके पास 100 रुपए हो गए, फिर 100 रुपए को इसने 2 डॉटर सेल में बांट दिया, 50-50 रुपए डॉटर सेल के पास आ गए। यानी पेरेंट के पास जो 50 रुपए थे इसने एक बार डबल किए और एक बार 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिए। यानी माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बन रहे होते हैं और जैसा पेरेंट सेल है वैसे ही दोनों डॉटर सेल्स बन रहे होते हैं, कोई चेंज यहां नहीं आता, इसीलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन कहा। मियोसिस में मैंने बस आपको यह बताया था कि ये पेरेंट के पास जो 50 रुपए हैं, एस फेज तो एक बार ही आएगा ना यहां पे, तो पेरेंट के पास जो 50 रुपए हैं ये एस फेज में डबल हो जाते हैं, पेरेंट के पास 100 रुपए आ गए। लेकिन पेरेंट के पास जो 100 रुपए आए हैं ये 4 डॉटर सेल में बट रहे हैं, तो 4 डॉटर सेल में अगर ये बट रहे हैं 100 रुपए तो 25-25 रुपए बटे हर डॉटर सेल में। इनिशियल स्टेज पे अगर आप देखो तो पेरेंट के पास बस 50 रुपए थे और डॉटर सेल्स के पास 25-25 रुपए आ गए हैं। इसका मतलब 50 का आधा हो गया है यहां पर नंबर। तो मियोसिस में क्या होता है, जो डॉटर सेल बन रही हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाएंगे, इसे रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। सिर्फ इतनी बात हुई थी और कोई बात नहीं हुई थी, सिर्फ यह समझाने के लिए कि माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनते हैं, मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनते हैं। माइटोसिस में जो मटेरियल है 2 डॉटर सेल में जमा हो रहा है, 100 रुपए 2 डॉटर सेल में आपके डिवाइड हुए तो 50-50 मिल गए। मियोसिस में ये 100 रुपए 4 डॉटर सेल में डिवाइड हो रहे हैं तो 25-25 रुपए हाथ लगे। सिर्फ इतनी बात बताई थी, 50 रुपए से 25 रुपए हो गए, रिडक्शनल डिवीजन है। अभी मियोसिस 1-2 का जिक्र नहीं हुआ था कि ये रिड्यूस कहां पर हुए। फिर मैंने 3 बातें बताई आपको मियोसिस के बारे में। पहली बात कि गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यानी मेरे दोस्त अगर एक मेल है यहां पर जिसके पास 46 क्रोमोसोम है, एक फीमेल है जिसके पास 46 क्रोमोसोम है, इन्हें अब अपने गैमीट बनाने हैं जहां 23 क्रोमोसोम्स होंगे। तो 46 क्रोमोसोम से 23 क्रोमोसोम करने हैं यानी आधे करने हैं यानी रिड्यूस करने हैं, तो क्या मियोसिस होगी? मियोसिस होगी। एक सेल जिसमें 46 क्रोमोसोम है उससे 4 सेल बन जाएंगे जिनमें 23 क्रोमोसोम होंगे। क्या यह मियोसिस है? मियोसिस है। एक सेल जिसमें 46 क्रोमोसोम है उससे 4 सेल बन जाएंगे जिनमें 23 क्रोमोसोम है। क्या ये मियोसिस है? बिल्कुल है। हालांकि प्रॉपर आपके यहां 4 एग नहीं बनते, आपको पता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप पढ़ चुके हो, 1 एग बनता है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, है ना, कि बाकी सारे सेल्स आपके डीजनरेट हो जाते हैं। यस, तो यहां पर आपका स्पर्म बन गया, यहां पर आपका ओवम बन गया, 23 क्रोमोसोम आ गए, इनको हमने मिला दिया, फर्टिलाइजेशन कर दिया, तो आपका क्या हुआ मेरे भाई, 46 क्रोमोसोम हमें दोबारा देखने को मिल गए। तो मियोसिस क्या करती है, ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इनको आधा कर देती है 46 से 23, और फर्टिलाइजेशन क्या करती है, 23 को मिलाकर दोबारा से 46 कर देती है। तो मदर में भी 46 क्रोमोसोम थे, फादर में भी 46 क्रोमोसोम थे और बच्चे में भी 46 क्रोमोसोम आ गए ड्यू टू फर्टिलाइजेशन। अब ये जो जाइगोट है इससे मुझे हजारों करोड़ों सेल बनाने हैं जिनमें 46 क्रोमोसोम ही हों, तो मैं क्या कर देता हूं, यहां पर माइटोसिस करा देता हूं। माइटोसिस से सारे सेल्स डिप्लॉयड ही बन जाएंगे, एक पूरे के पूरे ह्यूमन की बॉडी तैयार हो जाएगी डिप्लॉयड। करेक्ट। अब मैंने यहां पर बताया था कि अगर समझ लो एक सेल फोरेन है और इसमें मैं मियोसिस करा रहा हूं, अगर कोई सेल फोरेन है, इसमें 4 सेट हैं क्रोमोसोम के, इसमें मैं अगर मियोसिस करा रहा हूं तो जो डॉटर सेल्स बनेंगी उनमें 2-2 सेट ऑफ क्रोमोसोम चले जाएंगे, डिप्लॉयड सेल बन जाएंगे 4, बिल्कुल बन जाएंगे। अब मैंने बताया एक डिप्लॉयड सेल है, इसकी अगर मैं मियोसिस करा रहा हूं तो ये डॉटर सेल्स बना लेगी जिनमें एक एक सेट है क्रोमोसोम का, 4 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे। अगर ये हैप्लॉइड सेल है और इससे मियोसिस शुरू हो रही है तो डॉटर सेल में n/2 आधे क्रोमोसोम ही तो जाएंगे। क्या ये सेल सरवाइव कर पाएगा जिसमें सिर्फ छोटे छोटे से कुछ ही चुनिंदा क्रोमोसोम है? नहीं सरवाइव कर पाएगा, कम से कम एक सेट तो चाहिए। n/2 जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता जेनेटिक्स में अगर आप बात करें तो। मैंने ये कहा था मेरे भाई कि आप मियोसिस स्टार्ट नहीं कर सकते एक हैप्लॉइड सेल से।
अगर आप डिप्लॉयड सेल की बात करो तो डिप्लॉयड सेल जो है इसमें जब आप मियोसिस स्टार्ट करोगे, मियोसिस 1 जब होगी तो 2 हैप्लॉयड सेल बन जाएंगे, फिर उन 2 हैप्लॉयड सेल में मियोसिस 2 करा दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन मेरे भाई ये जो हैप्लॉयड सेल है इससे आप मियोसिस को स्टार्ट नहीं कर पाओगे, मैंने ये कहा था, ठीक है। मियोसिस जो है इससे वेरिएशन आती है, मैंने आपको क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन दिखा दिया है, जहां आपके 4 डिफरेंट डॉटर सेल्स बन रहे थे आफ्टर मियोसिस। यहां पर देखिए 2 होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, इनकी जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये आपस में अपने पार्ट्स को एक्सचेंज कर लेंगी। इस नीले वाले का छोटा सा पार्ट इस पीले वाले पे चला जाएगा, इस पीले वाले का एक छोटा सा पार्ट इस नीले वाले पे आ जाएगा, इस पीले वाले का छोटा सा पार्ट इस नीले वाले पे आ जाएगा, इस नीले वाले का छोटा सा पार्ट इस पीले वाले पे आ जाएगा, और नई नई कॉम्बिनेशंस बन जाएंगी। कुछ ऐसी कॉम्बिनेशन बन जाएंगी, ये वाला जो आपका आर्म है ये इस वाले से क्रॉस कर गया, ये वाला जो आर्म है ये इस वाले से क्रॉस कर गया, एंड क्रॉस करने के बाद इन्होंने अपने छोटे छोटे टुकड़ों को एक्सचेंज कर लिया। अब मेरे भाई ये जो आपका एक सेल था जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम थे, अगर ये होमोलोगस पेयर बना है तो ये पेयर कब बनेगा? अगर ये होमोलोगस पेयर बना है तो ये पेयर कब बनेगा? 23 क्रोमोसोम मम्मी से आए, 23 क्रोमोसोम पापा से आए, ये पेयर तब बना है जब मेरे पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। यहां पे अगर ये होमोलोगस पेयर मुझे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये पक्का डिप्लॉयड सेल है, तभी तो जाके पेयर बना है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स मैंने यहां पर बनाए हैं, यानी मैंने कहा है कि ये आपकी मम्मी से आया हुआ लेट्स से क्रोमोसोम नंबर 1 है, या आपके पापा से आया हुआ क्रोमोसोम नंबर 1 है, यानी आपके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, यानी एक डिप्लॉयड सेल है। अगर ये आपका डिप्लॉयड सेल है तो इसमें क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन हुई, और फिर मैंने क्या कर दिया, अगर ये डिप्लॉयड सेल है, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन हुई, मैंने सीधा क्या कर दिया, ये क्रोमोसोम्स सेपरेट कर दिए, तभी तो इन दोनों को अलग अलग डॉटर सेल में भेजा। ये दोनों सेट मैंने सीधे सीधे सेपरेट कर दिए, तो क्या मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया? भाई पहले 46 क्रोमोसोम थे, यहां होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर मैंने बना रखा है, मतलब मेरे पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम थे। अब मैंने इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर करा दी, और मैंने कहा जब मियोसिस 1 होगी तो 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। ये एक सेट चला जाएगा एक डॉटर सेल में, दूसरा सेट चला जाएगा दूसरे डॉटर सेल में, तो क्या क्रोमोसोम का नंबर आधा आधा हो गया? यस मेरे भाई, यही तो बताया था कि अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में 23 हो गए। और अब हैप्लॉइड सेल जो है आपके पास, जिसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम है, इसके क्रोमोसोम्स को भी मैं बीच में से फाड़ दूंगा। तो एक साइड आएगी ये आधा सेंट्रोमेयर और एक क्रोमेटिड, दूसरी साइड आएगा आधा सेंट्रोमेयर और एक क्रोमेटिड। एक साइड आएगा आधा सेंट्रोमेयर और एक क्रोमेटिड, दूसरी साइड आएगी आधा सेंट्रोमेयर और एक क्रोमेटिड। मैंने आपको बताया था ये अगर आपका सेंट्रोमेयर का छोटा सा टुकड़ा यहां पर आ रहा है तो इसे एक क्रोमोसोम ही गिना जाएगा, यानी अगर बीच में से फट भी गया तो हम बोलेंगे ये आगे चल के एक क्रोमोसोम बन सकता है, ये आगे चल के एक क्रोमोसोम बन जाएगा, ये आगे चल के एक बन जाएगा, ये आगे चल के एक बन जाएगा। यानी ये अगर दोनों सेल्स हैप्लॉइड थे तो इनसे जो चारों डॉटर सेल्स बनी हैं ये भी आराम से हैप्लॉइड बन जाएंगी। इसीलिए मियोसिस 2 जो है इसे कहा गया इक्विवेलेंट टू माइटोसिस, या माइटोसिस जैसा है। अब बात समझ में आ गई? यस। एक बार फटाफट बताओ यार, एक बार पोल कर दो, थम्स अप दे दो मेरे भाई अगर यहां तक की बात समझ में आ गई तो। और समझा दूंगा 5 बार, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं जाने नहीं दूंगा तुम्हें बिना ये समझे। मुझे 100 बार बताने में भी कोई तकलीफ नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, पर आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, है ना। और नहीं पहली बार में समझ में आ रही, इसमें आपका कोई दोष भी नहीं है ना। सब लोग अलग अलग जगह से पढ़ के आए हैं, सब लोग सेम पेज पे नहीं है, हो सकता है कोई टॉपिक किसी को ज्यादा टिपिकल लगे, दैट्स कंप्लीटली फाइन, उसमें डरने की बात नहीं है। लेकिन बिना कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से क्रैक किए आगे मत बढ़ना। यहां तक बात समझ में आ गई है? एक बार थम्स अप दे डालो मेरे भाई। आई एम होपिंग एटलीस्ट 90% बच्चों को समझ में आ गई हो। यस, उतना भी आ जाएगा, मजा आ जाएगा हम लोगों को। फिर हम आगे बढ़ेंगे जब और डिटेल में चीजें होंगी, ऑटोमेटिकली आपको चीजें क्रैक होती चलेंगी। यस, देख लेते हैं भाई। ऑल राइट, क्या बात है यार, मजा ही आ गया, बढ़िया बढ़िया, गुड। ये बात थी हमारे मियोसिस की। तो मियोसिस में जैसा मैंने बताया, अगर आपके पास एक डिप्लॉयड सेल है तो मियोसिस 1 के बाद सीधा सीधा क्रोमोसोम के जो सेट हैं ये अलग हो जाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, तो जो 2 डॉटर सेल बनेंगे ये हैप्लॉइड बनेंगे। फिर ये जो 2 डॉटर सेल हैप्लॉइड बने हैं इनमें भी आपकी माइटोसिस जैसी एक डिवीजन होगी जिसे मियोसिस 2 कहते हैं। तो यहां पे हैप्लॉइड सेल से और 2 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं।
तो अगर आपको कोई पूछ ले मेरे भाई, अगर मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन दूं, आराम से सुनिएगा, रफ क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं आपका जो पेरेंट सेल है इसमें 46 क्रोमोसोम है, बताओ मियोसिस वन के बाद, मियोसिस वन के बाद इस सेल में जो दो डॉटर सेल बने हैं इनमें कितने कितने क्रोमोसोम होंगे? A46 B23। अब बता दो, बताओ मेरे भाई। मैं कह रहा हूं जो पेरेंट सेल है इसमें 46 क्रोमोसोम है, तो मियोसिस वन के बाद जो दो डॉटर सेल्स बनेंगी इनमें कितने कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? अगर आपके पास 46 क्रोमोसोम है तो अगर आप मियोसिस वन करोगे तो आप सीधा सीधा इन क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर रहे हो, तो दोनों डॉटर सेल्स में आधे आधे क्रोमोसोम आ जाएंगे, यानी कि 23 क्रोमोसोम आ जाएंगे, इसीलिए इसे रिडक्शनल डिवीजन कहा गया। तो उत्तर आ जाना चाहिए आपका मिस्टर बी, मिस्टर भूरा। यही सबसे आसान सवाल था, बस यही आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है। और एक बार 46 से आपने 23 कर दिए तो मियोसिस 2 के बाद भी ये 23 ही रहेंगे, चारों डॉटर सेल जो बनेंगे उनमें 23 क्रोमोसोम्स आपके हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। उत्तर हो जाएगा हमारा मिस्टर 2, मिस्टर भूरा। आंसर देख लेते हैं, लगभग 90% बच्चों ने सही कर दिया है। सी और डी कौन मारता है भैया? ये दुनिया के सबसे खतरनाक बच्चे हैं, है ना। सी और डी वाले तो भैया हमारे फेवरेट है, बहुत भयंकर लेवल पे। आ जाओ, अब हमारी लास्ट स्लाइड है, इसको पढ़ने के बाद हम लोग एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे एंड देन आफ्टर हम आपकी छुट्टी कर देंगे, है ना। टाइम है हमारे पास, अभी काफी टाइम है, हाँ टाइम है हमारे पास। लास्ट स्लाइड है, इसको आराम से देखिएगा। यहां मैं आपको बताना चाह रहा हूं ऑल द फेजेस ऑफ मियोसिस। मैंने आपको बताया चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो, डिवीजन से पहले क्या होती है? डिवीजन की तैयारी। तो समझ लीजिए यहां पे आपके पास एक डिप्लॉयड सेल था, यहां पे आपके पास एक डिप्लॉयड सेल था, यहां पे आपके पास एक डिप्लॉयड सेल था। यह डिप्लॉयड सेल किस चीज में घुस जाएगा? प्रेपरेशन में घुस जाएगा, यानी कहां घुस जाएगा? इंटरफेज में। क्या इसे इंटरफेज कहा जाता है? एक्चुअल डिवीजन से पहले जो फेज आता है तैयारी का, इसे इंटरफेज कहा। यस गुरुजी, इंटरफेज कह दिया। इंटरफेज में भी 3 सब फेजेस होते हैं, इन्हें क्या क्या कह दिया? इंटरफेज में भी सबसे पहले आता है G1 यानी गैप 1, उसके बाद आता है S फेज यानी सिंथेसिस फेज, फिर आता है आपका G2 यानी गैप 2। तो इंटरफेज जो है इसमें G1, S और G2 आए एक सीक्वेंस में और इंटरफेज हो गया खत्म। इंटरफेज खत्म हो गया तो इसके बाद क्या शुरू हो जाएगा मेरे भाई? इंटरफेज खत्म हो गया तो मियोसिस में आपको 2 चीजें देखने को मिलती हैं। अब शुरू हो गया आपका मियोसिस 1। मियोसिस 1 में भी सबसे पहले क्या आएगा? न्यूक्लियर डिवीजन आएगा। तो न्यूक्लियर डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। यहां आपका क्या आएगा? सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस आएगा, करेक्ट, कैरियोकाइनेसिस आएगा। कैरियोकाइनेसिस में भी 4 सब फेजेस होते हैं, पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? यहां पर भी आपका कैरियोकाइनेसिस में 4 फेजेस होंगे। सबसे पहले प्रोफेज, सिर्फ आपका मियोसिस 1 में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोफेज ही है। मियोसिस 1 का प्रोफेज है तो इसे प्रोफेज 1 कह दिया। ये जो प्रोफेज है, प्रोफेज 1, इसके 5 सब फेजेस होते हैं, इसी को पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने पढ़ लिया प्रोफेज 1 तो आपका खेल खत्म हो जाता है। इसका मतलब आपको पूरी मियोसिस समझ में आ चुकी है। तो इसके 5 सब फेजेस हैं जिसको हम कहते हैं ला जरा पानी दे दे या ला जरा पेन दे दे, है ना। ला जरा पेन दे दे यानी LZPDD। एल का मतलब हो गया आपका लेप्टोटीन, जरा दैट इज जाइगोटीन, पानी या पेन दैट इज पकाइटीन। डीडी तो सेम है सर, लेकिन मेरे भैया यहां पर आप क्या करोगे? पहले डिप्लोटीन लिख दोगे क्योंकि सबके एंड के नाम में टीन आ रहा है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन, और एंड में सबसे अलग जो नाम है डायाकाइनेसिस, ये आपने लिख दिया डायाकाइनेसिस। तो ये प्रोफेज 1 है आपका। प्रोफेज 1 के बाद क्या आ गया? प्रोफेज 1 के बाद आ गया आपका, प्रोफेज के बाद क्या आता है गुरुजी? मेटाफेज, मेटाफेज 1। तीसरी चीज आ गई आपकी एनाफेज, एनाफेज 1। और फिर आ गई आपकी भैया टीलोफेज, इसे हमने कह दिया क्या? टीलोफेज 1।
तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये आपका कैरियोकाइनेसिस खत्म हो गया। कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या आता है गुरुजी? आता है साइटोकाइनेसिस, यानी यहां सेल के दो टुकड़े हो जाते हैं। तो साइटोकाइनेसिस अगर आपका आ गया है तो सेल के दो टुकड़े हो गए हैं, और यहां पे दो जो आपके सेल बने हैं ये कैसे बन जाएंगे? यहां पर आपके दो जो सेल बने हैं कैसे बन जाएंगे? हैप्लॉइड बन जाएंगे, बिकॉज मियोसिस 1 जो है ये रिडक्शनल डिवीजन होती है, तो यहां दो सेल जो बने कैसे बने? हैप्लॉइड बने। अब माइटोसिस में मैंने आपको बताया था आप एक शादी ब्याह में जा रहे हैं, घर पे आराम से कच्चा बनियान में बैठे हुए थे, फिर शादी ब्याह में गए, फिर घर आकर के दोबारा से अपनी शाही पोशाक में कच्चा बनियान में आ गए। यहां आपको ब्याह में भी जाना है और इसके बाद एक बर्थडे पार्टी है वो भी अटेंड करनी है। तो मेरे भाई क्या होता है, यहां पे शादी से आप आए, बीच में आपने थोड़ा सा रेस्ट लिया 5-7 मिनट का, और फिर आप बर्थडे पार्टी में निकल गए। तो बीच में जो आपका रेस्ट होता है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में, इसको आप क्या कहते हैं? इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इंटर यानी बीच में, किसके बीच में? दो काइनेसिस के बीच में, यानी दो डिवीजन के बीच में। तो इंटरकाइनेसिस आप इसे कहते हैं, जो कि एक शॉर्ट ब्रेक होता है, क्योंकि फटाफट आपका मियोसिस 2 में आपको घुसना होता है। तो इंटरकाइनेसिस में आप घुस गए, इंटरकाइनेसिस में आप घुस गए, एक शॉर्ट ब्रेक में आप घुस गए। शॉर्ट ब्रेक के बाद आपको कहां जाना पड़ा भैया? शादी के बाद आपको बर्थडे में भी जाना पड़ा, एक बर्थडे पार्टी भी अटेंड करनी थी, तो आप चले गए मियोसिस 2 में। अब मियोसिस 2 जो है मैंने बताया जस्ट लाइक माइटोसिस, तो माइटोसिस में जो जो चीजें हुई थी वो सेम यहां पर हुई। तो मियोसिस 2 में क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस में आपको देखने को मिले 4 फेजेस, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सीधा सीधा आप लिख दो, मियोसिस 2 का प्रोफेज है तो इसको लिख दिया प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्या यहां पर मेरे भाई आपकी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है मेरे दोस्त। कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या आपकी सेल डिवीजन हो जाएगी? साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगी। यस गुरुजी, साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, करेक्ट। साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। तो ये दो सेल थे, क्या यहां पर आपके 4 सेल बनकर के तैयार हो जाएंगे? यस गुरुजी, 4 सेल बनकर के तैयार हो जाएंगे। ये जो आपकी मियोसिस 2 है इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस। तो आपके 2 हैप्लॉइड सेल थे, तो इनसे 4 हैप्लॉइड सेल बन करके आपके तैयार हो जाएंगे। ये चारों के चारों सेल्स जो है कैसे बन गए? हैप्लॉइड बन गए। ये आपकी कंप्लीट मियोसिस है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं। यानी सबसे पहले आपने क्या किया? आराम से देखिएगा, सबसे पहले आपने क्या किया? सेल डिवीजन की तैयारी की। यानी ये जो आपका सेल है सबसे पहले तैयारी करने लगा, इंटरफेज में घुसा। इंटरफेज में घुसा तो इंटरफेज में सबसे पहले G1 फेज आया, इसके बाद आपका S फेज आया, इसके बाद आपका G2 फेज आया। तैयारी करने के बाद ये घुस गया मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 में सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन में घुसा, न्यूक्लियर डिवीजन यानी प्रोफेज में घुसा। प्रोफेज के भी 5 सब फेजेस थे। ला जरा पानी दे दे, यानी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, इनमें घुसा। प्रोफेज के बाद आया मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज, एनाफेज के बाद टीलोफेज, टीलोफेज के बाद सेल के 2 टुकड़े हो गए। अब शादी ब्याह से आने के बाद ये जो सेल है ये कहां चला गया? ये चला गया भैया इंटरवेल में, यानी कि थोड़ा सा इसने बीच में ले लिया गैप, थोड़ा सा इसने गैप ले लिया, यानी इंटरकाइनेसिस, छोटा सा गैप ले लिया। अब भैया उसके बाद आया मियोसिस 2। मियोसिस 2 में पहले कैरियोकाइनेसिस, यानी कि आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, कैरियोकाइनेसिस खत्म, फिर सेल के 2-2 टुकड़े हो गए। अल्टीमेटली यहां पर 4 डॉटर सेल्स बन गई। यानी आपको अब जब मियोसिस पढ़नी है तो आपको ये सारे फेजेस पढ़ने हैं एक सीक्वेंस में। अब भैया ये जो आपका इंटरफेज है ये तो वैसा ही रहेगा जैसा माइटोसिस में हुआ था, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो है आपका मियोसिस 1 ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, और मियोसिस 2 जो है तो माइटोसिस जैसा है लेकिन इसको भी पूरा पढ़ा दिया जाएगा। तो आपको इंटरफेज पूरा नहीं पढ़ना होता है। यस, अब मेरी बात गौर से सुनो, अब मेरी बात गौर से सुनो। जो स्टार्टिंग में पहली स्लाइड में डायग्राम बनवाया था 50 रुपए, 100 रुपए, 25 रुपए, उसका एक्चुअल मतलब क्या था? यहां देखिए पूरे के पूरे मियोसिस में एस फेज कितनी बार आ रहा है? खुद बताइए, एक बार चैट सेक्शन में लिख के बताइए कितनी बार आ रहा है एस फेज। कहां कहां आपको एस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? सर टोटल जितनी बार एस फेज आया है इस पूरी की पूरी स्लाइड में वो है 1 बार।
यानी अगर समझ लीजिए पेरेंट सेल के पास 50 रुपए हैं तो एक ही बार पैसा डबल हो रहा है, एस फेज एक ही बार आ रहा है, तो 50 रुपए से आपने 100 रुपए बना लिए। तो पैसा डबल हो रहा है एक बार, लेकिन बट रहा है दो बार। एक बार दो डॉटर सेल में बांट दिया, दो डॉटर सेल ने फर्दर चार डॉटर सेल में बांट दिया, तो 50 से 100 रुपए हुए, 100 रुपए को चार डॉटर सेल में बांटना पड़ा, 25-25 रुपए पहुंचे आपकी डॉटर सेल्स के पास। यानी आप कह सकते हैं कि डीएनए इज रेप्लिकेटेड ओनली वंस। सिर्फ एक बार डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा है। डीएनए इज रेप्लिकेटेड ओनली वंस बट सेल्स आर डिवाइडेड ट्वाइस। लेकिन सेल डिवीजन दो बार हुआ है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो डीएनए इज रेप्लिकेटेड वंस बट सेल आर डिवाइडेड ट्वाइस। मेरे भाई पैसा आपने एक बार ही दुगना किया है, लेकिन बांट दिया उसको दो बार, तो आधे हो जाएंगे ना पैसे, है ना। तो मेरे पास अगर 50 रुपए थे, मैंने एक बार डबल करके पैसे 100 कर लिए, 100 रुपए हो गए मेरे पास, बांट दिए 100 रुपए दो बार। 100 को पहली बार बांटा, 50-50 बट गए डॉटर सेल में, फिर उन डॉटर सेल्स ने फर्दर बांटा, तो 25-25 रुपए डॉटर सेल के हाथ में। देयरफॉर आप क्या कह रहे हो, देयरफॉर ये जो आपकी मियोसिस है इसको रिडक्शनल कहा, क्योंकि पैसा डबल एक बार हो रहा है, बांट आप दो बार रहे हो, इसीलिए रिडक्शनल डिवीजन कहा। करेक्ट, इसीलिए रिडक्शनल डिवीजन कहा। ये आपका एक छोटा सा नोट बन के तैयार हो जाता है। यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई, एक बार तारा रारा इन द चैट सेक्शन प्लीज, जिससे कि हम ये सारी की सारी बातें अब थोड़ा सा अच्छे तरीके से देख लें इन एनसीईआरटी, एंड देन आफ्टर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें। जब तक मैं आपको एनसीईआरटी ना पढ़ा दूं तब तक आप क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, ये आपको मुझे प्रॉमिस करना है, ठीक है। पहले एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। आओ मेरे भाई, मैंने आपको बताया मियोसिस जो है इट इज स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन जो कि रिड्यूस कर देती है क्रोमोसोम के नंबर को बाय हाफ। यानी जितना पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का नंबर होता है, डॉटर सेल में उसका आधा ही क्रोमोसोम नंबर पहुंचता है। यानी अगर डिप्लॉयड सेल आपने लिया है मियोसिस के लिए, तो 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स बन जाएंगे मियोसिस से, ठीक है। तो अगर आप गैमीट बना रहे हैं, तो गैमीट बनाते टाइम आपका क्या हो जाता है, गैमीट बनाते टाइम आपका क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। डिप्लॉयड सेल जब गैमीट बनाएगा तो हैप्लॉयड गैमीट बनेंगे, ये हैप्लॉयड गैमीट फर्टिलाइज करेंगे और दोबारा से आपका डिप्लॉयड जाइगोट तैयार हो जाएगा। ये आपने देख लिया, ठीक है। अब देखो मेरे भाई आगे, मियोसिस जो है इसमें दो सीक्वेंशियल साइकिल्स हैं न्यूक्लियर और सेल डिवीजन की, यानी दो बार कैरियोकाइनेसिस होगा, दो बार साइटोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस आपने देखा मियोसिस 1 मियोसिस 2 दोनों जगह हो रहा है। लेकिन मेरे भाई सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए सिर्फ एक ही बार रेप्लिकेट हो रहा है क्योंकि एस फेज एक ही बार आया। मियोसिस 1 जो है इसमें अगर आप देखें तो आपका क्या होता है, एस फेज में डीएनए का अमाउंट डबल हुआ और फिर 4 डॉटर सेल्स में इन डीएनए के टुकड़ों को हमने बांट दिया बेसिकली, तो आपका क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया। यहां मियोसिस में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ये साथ में पेयर कर लेते हैं और इनमें क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन भी होती है। तो रिकॉम्बिनेशन कहां पर हो रही थी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम में, ये भी हमने देख लिया था। तो जब आपका मियोसिस खत्म होता है तो 4 डॉटर सेल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और वो भी डिफरेंट, ये भी हम लोगों ने जान लिया था। तो 4 हैप्लॉइड सेल्स आपको देखने को मिलते हैं एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। तो यहां पर आधा ही बता रखा है। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया G1 फेज आएगा, फिर मैंने बताया S फेज आएगा, फिर मैंने बताया G2 फेज आएगा। फिर मेरे भाई यहां पर आपका क्या आ चुका है, कैरियोकाइनेसिस आ गया है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। इसके बाद क्या आएगी, साइटोकाइनेसिस आएगी, एक सेल से दो सेल बन जाएंगे। साइटोकाइनेसिस के बाद इंटरवेल आ जाएगा, यानी इंटरकाइनेसिस आ जाएगी। इंटरकाइनेसिस के बाद क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इंटरकाइनेसिस के बाद आपका आ जाएगा मियोसिस 2, यानी मियोसिस 2 का कैरियोकाइनेसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसके बाद दोबारा से क्या आ जाती है, साइटोकाइनेसिस आ जाती है। जो 2 डॉटर सेल थी वो फर्दर डिवाइड होकर के क्या बना लेती हैं, 4 डॉटर सेल बना लेती हैं। तो एनसीईआरटी में काफी कम दिया है, हमने सारी बातें लिखी है। इनफैक्ट प्रोफेज 1 के जो 5 सब फेजेज हैं, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, वो भी हमने लिखे हैं। तो हमारा डायग्राम काफी ज्यादा डिटेल्ड माना जा सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस में देखिए भाई, आपकी स्पीसीज में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इसको कांस्टेंट रखता है कौन, मियोसिस। अगर मियोसिस नहीं होता तो गैमीट नहीं बन पाते और हम खुद जैसे और बच्चे पैदा नहीं कर पाते।
मियोसिस होता है तो इससे जेनेटिक वेरिएबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि मियोसिस के बाद जो चारों डॉटर सेल्स बनती हैं डिफरेंट बनती हैं, तो इसीलिए वेरिएशंस लाने के लिए मियोसिस इंपॉर्टेंट है। और वेरिएशंस अगर आएंगी तो आप इवॉल्व कर पाएंगे, बेहतर अडेप्ट कर पाएंगे, बेहतर सर्वाइव कर पाएंगे। ये भी आप लोगों ने देख लिया, जान लिया। आओ मेरे भाई कुछ सवाल कर लेते हैं, आराम से इन सवालों को देखने की कोशिश करिएगा। अब सवालों पे आते हैं। ओके मेरे भाई, बहुत शार्प होकर के इस सवाल को अटेम्प्ट करिएगा। अधिकतर बच्चे नहीं कर पाएंगे। जो आपको नहीं पता है वो नहीं करना, जितना बताया है उस बेसिस पे सवाल करो, कर ले जाओगे। जुगाड़ वाला सवाल है, सिर्फ आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए, सिर्फ आपका इंटेलेक्ट कि आप कितने शार्प हो, सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए यहां पर मैंने सवाल दिया है। आराम से सवाल को बनाइए। सवाल में कवि क्या पूछते हैं? चूज द मिसमैच पेयर। गंदी बात का पता लगाइए। गंदी बात कौन कौन सी हो सकती है? कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर। पहली बात गंदी है। कैरियोकाइनेसिस में कैरियो का मतलब क्या होता है? कैरियो मतलब न्यूक्लियस, तो कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का यानी सेल का डिवीजन है। एस फेज में डीएनए सिंथेसिस होती है, इसीलिए इसे सिंथेसिस फेज कहे। और सिनेप्सिस में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर होते हैं। ये हमें नहीं पता है अभी, पर इसकी हमें जरूरत भी नहीं थी। हमारा जो आंसर है वो निकल आएगा। ये सिनेप्सिस में आपको कल पढ़ाऊंगा, लेकिन हमारा आंसर बिना सिनेप्सिस के भी निकल सकता है। उत्तर क्या आ जाएगा? ए। अधिकतर ने मार दिया होगा डी। शाण पट्टी के चक्कर में लगभग 10% लोग फंस गए। 85% लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया है। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, वेरी गुड मेरे भाई, बहुत अच्छा काम किया है। अगला सवाल देखिए, असर्शन रीजन। पहले आपको सवाल समझा देता हूं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन असर्शन रीजन दे रखा है। असर्शन कहता है द स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। यानी मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो छोटा सा गैप आता है इसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इंटरकाइनेसिस इज जनरली शॉर्ट लिव्ड, यानी ये छोटा सा गैप है। अभी मैंने बताया, बता दो मेरे भाई क्या आ जाएगा यहां पे आंसर। सवाल समझा चुका हूं, ऑलमोस्ट आंसर ही दे चुका हूं। क्या आ जाएगा आंसर? फटाफट बताइए। अधिकतर लोग गड़बड़ करोगे मेरे भाई। असर्शन रीजन बहुत खतरनाक चीज है। आराम से सवाल को समझिएगा और रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा। स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन इज इंटरकाइनेसिस। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो छोटा सा इंटरवल है इसे इंटरकाइनेसिस कहा। क्या यह बात करेक्ट है? एकदम करेक्ट है। असर्शन इज करेक्ट। रीजन इंटरकाइनेसिस क्या छोटा सा फेज है, शॉर्ट लिव्ड है? एकदम। मैंने इंटरकाइनेसिस जब लिखवाया था उसके नीचे शॉर्ट लिखवाया था, अंडरलाइन भी कराया था। एकदम सही बात है। क्या मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में इंटरकाइनेसिस इसीलिए आता है कि यह छोटा है? नहीं मेरे भाई, बड़ा होता तो भी आता। दो डिवीजन के बीच के फेज को तो इंटरकाइनेसिस कहते ही, वो छोटा बड़ा है इससे हमें मतलब थोड़ी है। दोनों बातें सही हैं पर दोनों बातें अलग हैं। भाई वीपू भैया आपके भैया है, ये बात भी सही है ना। नोट पे गांधी जी की तस्वीर होती है, ये बात भी सही है, पर दोनों का रिलेशन थोड़ी है मेरे भाई। दोनों बातें करेक्ट हैं पर दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, इंडिपेंडेंट बातें हैं। तो यहां पे इंटरकाइनेसिस का साइज छोटा है, क्या इसीलिए ये मियोसिस 1 और 2 के बीच में आती है? कोई लॉजिक नहीं बन रहा। छोटा हो बड़ा हो, दो फेजेस के बीच में आ रही है, बोलते तो इंटरकाइनेसिस ही। तो दोनों बातें करेक्ट हैं, लेकिन इट इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये बात आपने सीखी, ये बात आपने जानी। उत्तर मिस्टर भूरा हो जाता है, मिस्टर भूरा बच्चन हो जाता है। कई बच्चों ने असर्शन रीजन में जो है शाही कबाड़ा कर दिया है। यार ये सोचने में कोई प्रॉब्लम आ रही है? खुद बताओ, है ना। आराम से देखो, बैठो, समझो इस सवाल को। ये सवाल इसीलिए कराए जाते हैं कि आप गलतियां करें। दिस इज नॉट अ सिली मिस्टेक, है ना। स्टॉप राइटिंग सिली मिस्टेक ओवर हियर। वंस यू कमिट सिली मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन, दैट बिकम्स अ हैबिट दैट डू नॉट रिमेन सिली एट ऑल। एक टाइम के बाद उसको सिली कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप उसे सिली कहेंगे, अगर आपके लिए वो बहुत छोटी चीज है, तो आप उसे बार बार कमिट करने से डर नहीं रहे होंगे, है ना। डरो मेरे भाई थोड़ा सा, ये चीजें आराम से देखो। स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन इज इंटरकाइनेसिस, सही बात है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में इंटरकाइनेसिस होती है। क्या वो इसीलिए होती है क्यों वो छोटी है? नहीं मेरे भाई, ऐसा तो हमने कुछ कहा ही नहीं, है ना। वो छोटा होता है फेज, इंटरकाइनेसिस स्मॉल, पर ये मियोसिस 1 और 2 के बीच में इसीलिए थोड़ी आता है कि ये छोटा फेज है। समझ लो किसी सेल को ज्यादा गैप की जरूरत पड़े, ज्यादा रेस्ट लेना है, इंटरकाइनेसिस बड़ा होता तो भी तो मियोसिस 1 और 2 के बीच में ही आता। तो दोनों चीजें क्या है? अपोजिट है ना। लेना देना कुछ नहीं है दोनों का साथ में। आ जाओ। हाउ मेनी राउंड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन मियोसिस? मियोसिस में डीएनए रेप्लिकेशन कितनी बार हुआ, यानी एस फेज कितनी बार आया, ये आपको बताना है। पूरे मियोसिस में सब कुछ देख लो, मियोसिस 1 मियोसिस 2 सब कुछ देख लो, डीएनए रेप्लिकेशन कितनी बार हुआ। मैंने आपको बताया मेरे भाई, सेल डिवीजन 2 बार हुई है। मियोसिस 1 में एक सेल से 2 सेल बने, मियोसिस 2 में जो 2 सेल थे उनसे 4 सेल बने।
तो 2 बार आपकी कंप्लीट सेल डिवीजन हुई है, न्यूक्लियस 2 बार डिवाइड हुए हैं, 2 बार साइटोकाइनेसिस हुई है, लेकिन आपका डीएनए सिंथेसिस सिर्फ 1 बार हुआ था इंटरकाइनेसिस में। उसका मियोसिस 1-2 से कोई लेना देना है ही नहीं। वो तो मियोसिस 1-2 में घुसने से पहले प्रेपरेशन के फेज में ही हो चुका था ना, डीएनए रेप्लिकेटेज फेज में। तो यहां पर उत्तर क्या आ जाता है, मिस्टर ए आ जाता है, मिस्टर 1 आ जाता है। दैट बिकम्स योर राइट आंसर। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है मेरे भाई, एकदम करेक्ट है मेरे दोस्त। उत्तर हमारा 1 आ जाता है। आई गेस 90% लोगों ने तो क्या होगा, लगभग 90% लोगों ने कर दिया है। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, मियोसिस 2 जो है ये कैसी है, रिडक्शनल, इक्वेशनल या फिर बोथ? मियोसिस 2 के बारे में पूछा है स्पेसिफिकली, तो मियोसिस 1 के बारे में चर्चा नहीं करनी है भाई। मियोसिस 1 जो है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जा रहे थे। एक डिप्लॉयड सेल था तो उससे 2 हैप्लॉयड सेल्स बन रहे थे, तो मियोसिस 1 वाज रिडक्शनल। मियोसिस 2 जो था उसमें 2 हैप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड सेल बन रहे थे, तो इट वाज बेसिकली इक्वेशनल। इट इज सिमिलर टू माइटोसिस, हम लोगों ने ऐसा कहा था। तो उत्तर क्या आ जाता है आपका, बी इक्वेशनल आ जाता है कि मियोसिस 2 जो है इट वाज सिमिलर टू माइटोसिस समहाउ, राइट। एकदम ये नहीं कह सकते कि माइटोसिस ही है, माइटोसिस से मिलता जुलता है। करेक्ट, आ जाओ मेरे भाई। तो उत्तर क्या हो जाता है, मिस्टर बी हो जाता है। ओके, करेक्ट। ये सवाल काफी छोटा था, एक्सप्लेन करने के बाद भी वक्त बच गया। लगभग वही 88 पॉइंट कुछ ही चल रहा है, 90% के आसपास बच्चों ने सॉल्व किया है। अगला देखो, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है कहां, कब, क्या माइटोसिस में? सर माइटोसिस में तो जैसा पेरेंट सेल था वैसे ही 2 डॉटर सेल बने थे, कोई क्रोमोसोम का नंबर आधा नहीं हुआ था। माइटोसिस को तो हम इक्वेशनल डिवीजन कह रहे थे, तो ये बात तो गंदी हो गई। मियोसिस 2 हमने अभी देखा है, मियोसिस 2 को भी इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इट इज जस्ट सिमिलर टू माइटोसिस। तो यहां भी आपका क्या हो गया है, गलत हो गया है। फर्टिलाइजेशन, ये तो सोने पे सुहागा है मेरे भाई। फर्टिलाइजेशन में तो आप ये कह सकते हो कि क्रोमोसोम का नंबर डबल होता है। भैया ये आपका हैप्लॉइड स्पर्म जिसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ये आपका हैप्लॉइड ओवम जिसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, और ये दोनों मिल करके जब फर्टिलाइज होंगे तो साइगोट में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गए। यानी फर्टिलाइजेशन से तो नंबर डबल हो जाता है मेरे भाई, आधा नहीं होता, डबल हो जाता है। तो कोई आपसे पूछे एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता हो, आप कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन। मियोसिस 1 को प्यार से रिडक्शनल डिवीजन कह रहे थे। यहां एक डिप्लॉयड सेल से 2 हैप्लॉयड सेल बन जाते हैं, तो उत्तर क्या आ जाता है, मिस्टर चूरा बच्चन आ जाता है, मिस्टर सी आ जाता है। लगभग वही आपका 87-88% लोगों ने सही जवाब दे दिया है। ये आपने देखा, ये आपने जाना, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट थे, इसीलिए इसके क्वेश्चन हमने थोड़े कम किए हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हमने खुद बनाया है। एनसीईआरटी में आपका रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर नहीं दे रखा है, हमने पढ़ाया है, जिससे कि कल आपको मियोसिस और बेहतर तरीके से चमके और बेहतर तरीके से समझ में आए। इसीलिए हमने आज का टॉपिक डिवोट किया है क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन को। मेनली तो हमने वही बातें की हैं, राइट। तो ये आपका लीडर बोर्ड है आपके सामने, देख लीजिए एक बार। अनंत, अपेक्षा, मोहम्मद, आतिफ, मिस एस, निहाल, ओमकार, लोकी कुमार, आदित्य एंड साक्षी आर इन टॉप रैंक। सभी को बहुत बहुत बधाई। और मेरे भाई बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने आज आकर के यहां पे कुछ सीख लिया है, उनको भी मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज ये बहुत मैटर करता है। यस, हो सकता है आप लीडर बोर्ड पे ना आ रहे हो, बट दैट्स कंप्लीटली फाइन। अब आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, आपको पता होगा रियल टेस्ट सीरीज के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट्स ऑफ माइन, मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगती है टेस्ट सीरीज। यहां पर क्या होता है इस टेस्ट सीरीज में, रियल टेस्ट सीरीज में आप एनटीए के एग्जाम सेंटर पे जाते हो, लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करते हो 3 घंटे के। जैसे आप एग्जैक्ट नीट में पेपर देते हो वैसे आपको 10-15 टेस्ट देने का मौका मिलता है, और बहुत बढ़िया तरीके से आपकी रिगरस प्रैक्टिस होती है। जैसे इन्विजिलेशन आपका होता है एनटीए के एग्जाम सेंटर पे, सेम इन्विजिलेशन सेम तरीके से आप एंटर कर रहे हो, सेम आपका एडमिट कार्ड है, सारी चीजें तो रियल फील आपको आती है मेरे भाई। तो ये जो आपका रियल टेस्ट है, इसको आप टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाके एक बार देख सकते हो। इनकेस अगर आपको ऑफलाइन टेस्ट देने हैं तो ड्रॉपर का नीट आरटीएस यानी रियल टेस्ट सीरीज आपको यहां पर मिल जाएगा। इसको आप एक बार देख लीजिएगा। बताओ 23 टेस्ट है आपके, है ना, जिसमें से 10 ऑफलाइन होंगे सेंटर्स के ऊपर, और बाकी जो ऑनलाइन है उनमें भी आपको क्या मिलेगी, बढ़िया तरीके से वीडियो सोल्यूशन मिलेगी, एनालिसिस मिलेगी, और आपको बुकलेट भी मिलेगी, सोल्यूशन सब कुछ यहां पे मिल जाएगा। तो आप चाहो तो इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, एक बार जाकर के देखना जरूर। लेना ना लेना दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस, पर एक बार जाके देखना मेरे भाई, बहुत प्यारा टेस्ट है ना, क्योंकि हम लोग पर्सनली जाते हैं अलग अलग सेंटर्स पे, बच्चों से मिलते हैं, तो मैंने खुद ये चीजें ऑब्जर्व की है कि ये बहुत बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज होता है, एकदम फेयर टेस्ट होता है। ऑनलाइन में तो मैंने देखा है काफी सारे बच्चों को कुछ चीटिंग वीटिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट जो है आपके सामने बुक खुली हुई है,
तो कई बार आप देख भी लेते हो, बट ऑफलाइन में यू गिव रियल टेस्ट एकदम बैठ करके, राइट। तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको सारी ऐप के ऊपर मिल जाएगी। पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे जाओ, टेस्ट सीरीज वाला कॉलम है, वहां आरटीएस टाइप कर देना, रियल टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। देख लेना एक बार, है ना, कोई जबरदस्ती नहीं है कि भाई खरीदो लो, देखो एक बार आराम से समझो, नीड पड़ती है तो आराम से इसको आप एक बार देख सकते हो इन द टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन। क्योंकि देखो यार, ऑफलाइन प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, वो करनी ही पड़ेगी। मैं पर्सनली एज अ मेंटोर आपको ये रेकमेंड करूंगा कि कम से कम 2-3 टेस्ट दे दो ऑफलाइन सेंटर में जाके, अगर आपने अभी तक नीट का पेपर नहीं दिया है तो। क्यों? क्योंकि कई बार कुछ चीजें आपको नई महसूस होती हैं। जैसे जब कई बच्चों को हमने देखा एग्जाम सेंटर पे गए, पंखा नहीं चल रहा, अब वो उनके लिए बहुत नई चीज थी, घबरा गए। लेकिन जिन्होंने टेस्ट दे रखे होते हैं उन्हें पता है कि ये प्रॉब्लम्स काफी कॉमन है। किसी सरकारी स्कूल में जाओगे, बेंचेस हिल रहे होंगे, कहीं पंखा नहीं चल रहा होगा, है ना, कहीं खिड़की से चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आ रही होगी, कहीं स्कूल के पास ही कोई और अस्पताल वगैरह है, कोई और चीज है, गाड़ियों के आने जाने की आवाज आ रही होगी। सो देर आर सम कॉमन प्रॉब्लम्स जो कि आसपास होती रहती हैं, पर हमें पता ही नहीं होता कि वैसी कोई चीज हो रही है हमारे आसपास जब हम घर पे बैठ के टेस्ट दे रहे हैं। तो आप एकदम प्रॉपर टाइम में 3-4 टेस्ट तो दो कम से कम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, राइट। तो अगर आज के सेशन में मजा आ गया है, एक बार तारा रारा इन द चैट सेक्शन प्लीज फटाफट लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए, जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें। एंड आपका अगले सेशन में वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम मियोसिस को खत्म कर सकें। थोड़ा बड़ा सेशन हो जाएगा पर कोई बात नहीं, वी विल ट्राई कि मियोसिस को विद क्वेश्चंस हम लोग उड़ा रहे हों। अगले सेशन में आपको रेमो डिसूजा बन के दिखाऊंगा। यहां पर इस सेशन में अगर आपको थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन हुई है, अगर आपका माइटोसिस पहले से क्लियर नहीं था, एक बार दोबारा मुड़ करके देख लेना मेरे भाई, बहुत जरूरी है मियोसिस को समझना। तो मियोसिस 1 जो है वो रिडक्शनल डिवीजन है और मियोसिस 2 जो है वो आपका इक्वेशनल डिवीजन है। कल आपको और अच्छे तरीके से ये चीज समझ में आ जाएगी। अगर 1-2% आज कमी रही है आपके समझने में, पोल कराया था हमने, 97% लोगों को समझ में आ चुका है, बचे हुए 3% लोगों को गारंटी से कल समझ में आ जाएगा। एक बार खुद से भी रिवीजन करना, बाकी मैं खड़ा हूं आपके सामने, आराम से बैठ करके चीजें सीखेंगे, मियोसिस के चीथड़े उड़ा डालेंगे। लाइट चली गई है लेकिन प्रॉपर हमारा सेशन खत्म हो गया है, इसी बात की खुशी है मुझे। तो अब हम भी खुशी से खाना वाना खाएंगे और उसके बाद और काम करने लगेंगे। मंडे से पहले यू विल गेट योर समरी सेशन, समरी लेक्चर्स, और एक चैप्टर के नोट्स भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं 60-70%। उसको भी मैं तैयार करके आपके सामने रखूंगा, फिर आपके फीडबैक लेता रहूंगा कि किस हिसाब के आपके नोट्स आपको मिलने चाहिए। एंड जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा, आई विल गिव यू द विक्स वाली शीट जो भी क्लास में क्वेश्चन हुए हैं, एंड वीपू सर की प्रैक्टिस शीट, एक्स्ट्रा 150-200 क्वेश्चन अगर आपको अटेम्प्ट करने हैं तो। सारी चीजें आप तक आती रहेंगी भाई, मजा आता रहेगा। बस सपोर्ट बनाए रखो, डेली बेसिस पे पढ़ने आते रहो, और उसके अलावा आपसे कुछ नहीं चाहिए मुझे, है ना। पढ़ते रहो, अलग अलग चीजों का जुगाड़ हम लोग कर रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू मेक अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू। किसी बच्चे को किसी चीज तरीके से चीजें समझ में आती हैं, किसी और बच्चे को अलग तरीके से आती हैं। आई एम ट्राइंग कि वो सारे अलग अलग तरीके केटर करके इस बैच में ला दिए जाएं। जिस बच्चे को जैसे चीजें समझ में आती हैं वैसे पढ़ाई करो, बस पढ़ाई करो, बस काम करते रहो। यस, चलो मेरे भाई, लॉट्स ऑफ लव, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी टेंशन हो, परेशानी हो, एक बार नीचे आप अपना डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। आई विल केटर ऑल द डाउट्स शाम को बैठ करके। ऑल राइट, चलो टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में जहां मियोसिस को पढ़ रहे होंगे, मियोसिस 1 और 2 को डिटेल में जानेंगे, और आज के इस सेशन का भी रिवीजन हम लोग कर लेंगे। ऑल राइट, थैंक यू, जय हिंद, शुक्रिया, बाय बाय।